ग्रेटेस्ट वार्मिंग ऑफ द 28th सेंचुरी was during the two periods, एक तो 1901 से 1944, 1977 से 1999, ये जो थे ये सबसे ग्रेटेस्ट वार्मिंग ईयर्स आपका जो है जाने गए हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि इवन यूरोप जैसी कंडीशन में, जहां पर जैसे रशिया, साइबेरिया, बहुत ही ठंडे इलाके, उन इलाकों में भी आपका वार्मनेस आई है, वेट हुए हैं, कोल्ड एंड ड्राई पीरियड्स देखने को मिले हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसकी भी आपका एक डेफिनेशन एक नंबर में तुम्हारे मास्टरनी पूछ सकते हैं स्कूल के अंदर। यूरोप और अफ्रीका के जस्ट बीचों बीच में, यहां पर इसके बीच में आपका एक सी लाई करता है जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, और इसके आसपास का जो भी क्लाइमेट है उसी क्लाइमेट को कहा जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर 0.5% एनुअली इंक्रीज कर रहा है तो कैसा भयंकर टेम्परेचर हो सकता है आने वाले सालों में। सुनना बहुत ध्यान से, दो तरीके की वेजिटेशन होती है, एक होती है तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन और एक होती है टाइगा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो मेरी बात सुनो, अगर तुमको कभी भी मिड लैटिट्यूड, ड्राई वाले आपका क्लाइमेट के अंदर मिड लैटिट्यूड की बात करें तो मिड लैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए अब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही छोटे से और बढ़िया आपका चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है क्या सर, वर्ल्ड क्लाइमेट। अब ये वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट डाल रहा है तुम्हारे ऊपर, तो यकीन मानो कि यार मेरी जान, आपका ये तो सब्जेक्ट आपका बड़ा प्यारा सा है, पर चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम ये समझ गए कि तुम्हारे आसपास कैसे क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है और कैसे उस क्लाइमेट चेंज को तुम थोड़ा बहुत भी सही कर सकते हो अपने लेवल पर, और कैसे इसको पूरे वर्ल्ड पर भी सही किया जा सकता है, तो यकीन मानो कि तुम बहुत बड़ा ट्रेमेंडस चेंज लेकर आ सकते हो इस पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया को तो छोड़ो, तुम अपने आपका लेवल पे भी कुछ कर दोगे ना तो भी आपका बहुत सही हो जाएगा। तो अगर इस चैप्टर को आपका अच्छे से पढ़ लिया तो देखो सारी बात, सर पढ़ा क्यों रहे हो, तो पढ़ाने का आपका मेन मकसद है कि इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आएगा। अब बस अब सर आप जो भी कहोगे अब सब सुन लूंगा, सुन लूंगी, इस कान से सुनूंगी और इस कान को बंद रखूंगी ताकि इस कान से सुन के इस कान से निकल ना जाए, अंदर ही रहे, यहां बैठाना है सर, ठीक है। तो अब करें शुरू। देखो भाई, देखो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में आपका बता रखा है वो ये बता रखा है कि यार हम इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे आपका जो है बेसिकली क्लाइमेट के आपका स्टडीज को देखते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने अभी तक जितनी भी आपका स्टडी की है उसको दो तरीके से आपका डिवाइड किया है। एक तो सबसे पहले आपका बच्चे को पता होना चाहिए कि वेदर क्या होता है, और दूसरा आपका जो है क्लाइमेट क्या होता है। इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आई होप कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो कि बेटा वर्ल्ड क्लाइमेट के बीच में और वेदर के बीच में आपका क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट किसको कहते हैं, कौन सी आपका स्टडी शॉर्ट टर्म स्टडी होती है और कौन सी स्टडी लॉन्ग टर्म स्टडी होती है। तो अगर तुमको शॉर्ट टर्म स्टडी और लॉन्ग टर्म स्टडी के बारे में पता लग गया तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमको वेदर और क्लाइमेट के बारे में आपका चीजें समझ में आ जाएंगी। अब दूसरी बात जो सर आपको समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि हम बहुत ही चीजों का आपका क्लाइमेट के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करते हैं और उन डेटा से आपका समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज के जमाने में हमारा जो आपका क्लाइमेट है वो इंपैक्ट होता जा रहा है समय के साथ। 3 broad approaches have been adopted for the classification climate। अब जो बेसिकली हमारा पूरा क्लाइमेट है उसको क्लासिफाई करने के लिए हमने 3 अप्रोच को आपका देखा है। दे आर, एक तो सबसे पहली आपका इंपेरिकल अप्रोच है, दूसरी जेनेटिकल अप्रोच है और तीसरी अप्लाइड अप्रोच है। अगर मैं सबसे पहले बेसिक सी आपका बात बताऊं तो जैसे इंपेरिकल आपका अप्रोच है, अब इंपेरिकल अप्रोच को आपका कैसे समझाओगे, तो मैं तुमसे ये कह दूं कि मैंने जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर एक पीहू को आपका काम दिया, पीहू से मैंने बोला कि पीहू एक काम करो, तुम आपका पूरी क्लास में तुम्हारे कितने बच्चे हैं। पीहू आजकल आपका जाके स्कूल में पढ़ा रही है छोटे बच्चों को, तो पीहू आपका जो बच्चों को पढ़ाती है तो वो क्या बताती है, मैंने कहा पीहू तुम्हारी क्लास में आपका कितने बच्चे हैं, तुम उनको जाकर आपका पूछो और इनका एक डेटा कलेक्ट कर लो, जिसके बेसिस पर मैं आपका ये पता लगा पाऊं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत आपका परेशानी है, जिनको आपका बीमार जल्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चों को आपका जो है बेसिकली खाने में क्या अच्छा लगता है, कुछ बच्चे क्या खाना चाहते हैं, तो उससे मैं आपका उनकी पसंद नापसंद पता लगा पाऊंगा। ऐसे ही एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन जो है ये डेटा के ऊपर आपका क्या किया गया है, डेटा के ऊपर आपका क्लासिफाई किया गया है। इसमें पर्टिकुलरली हम जो पढ़ते हैं वो टेम्परेचर के बारे में और प्रेसिपिटेशन को आपका दिमाग में रखकर आपका आगे चीजें कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही जेनेटिक क्लासिफिकेशन की तरफ तुम जाओगे तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं कि जिससे हम क्लाइमेट के डेटा वगैरह को ऑर्गेनाइज कर सकें और उनके कॉजेस को पता लगा सकें। और अप्लाइड क्लासिफिकेशन किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए
चीजें जानी जाती हैं और अगर उसको स्पेसिफिक पर्पस को अगर हमने जान लिया तो यह बात समझ में आ जाती है कि वो फिर कैसे आपका काम करेगा। आई होप कि ये तीनों आपका क्लासिफिकेशन और तीनों चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी। बहुत बढ़िया। अब दो चीजें आपका दिमाग से समझो कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। अब तुम्हें अगर जैसे जानना पड़ेगा कि कुछ फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है तुम्हारा लैटिट्यूड। कौन सा फैक्टर है? लैटिट्यूड। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो तुम जैसे जैसे लैटिट्यूड्स में आपका ऊपर जाते जाओगे, 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री, 40, 35, 50, तो हर लैटिट्यूड पर जो गर्मी होगी और जो ठंडापन होगा वो अलग अलग होगा और उसी के बेसिस पर आपका जो है बेसिकली चीजें अलग अलग होंगी। ऐसे ही जब तुम ऑल्टीट्यूड में आपका देखते हो तो ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड में भी आपका जो है जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे उस ऑल्टीट्यूड में भी तुम आपका टेम्परेचर में और प्रेशर के अंदर चेंजेस देखोगे। टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हो आपका कम होने लग जाता है, प्रेशर भी आपका चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कॉन्टिनेंटली के हिसाब से जहां पर कॉन्टिनेंट्स है वहां पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओशियंस कितनी दूर हैं वो आपका समझ में आना चाहिए। तो अगर कॉन्टिनेंट्स हैं तो कॉन्टिनेंट भी एक रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट में, क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है वो आपका कैसे हैं, जहां पर ज्यादा कॉन्टिनेंट है वहां पर पार्ट सॉलिड है और अगर वो पार्ट सॉलिड है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये भी एक आपका इंफ्लुएंस रहता है। दूसरा, ओशियन करंट। जहां पर वार्म ओशियन करंट बनेगा वहां पर आपका बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जहां पर कोल्ड करंट बनेगा वहां पर बारिश की संभावनाएं आपका कम हो जाएंगी। तो ये भी आपका एक रहा। लोकल विंड्स, जैसे अपने इंडिया में आपका लू चलती है तो लू अगर आएगी तो लू एकदम सडन इवेपोरेशन करेगी, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, एकदम से हीट राइज होगी और फिर बारिश बुरिश हो जाती है। उसके बाद बाकी वहां की क्लाइमेट भी चेंज रहेगी, गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो उससे निजात दिलाने में भी आपका मदद करती है। ऐसे ही वहां की रिलीफ और टोपोग्राफी कैसी है ये चीज भी आपका समझ में आएगी। नेचुरल वेजिटेशन वहां पर कैसी है वो भी आपको समझना पड़ेगा। नेचुरल वेजिटेशन किस हिसाब से, अगर पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, धीरे धीरे कर चीजें अच्छी रहेंगी। फिर स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट कैसे रहेंगे वो भी आपको समझना पड़ेगा। अल्लीनो मैंने तुमको पढ़ाया था। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपका क्या होता है, जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में अल्लीनो में ज्यादा पानी आपका जो है कहां चला जाता है, पेरू वाली साइड, तो फिर इंडिया वाली साइड में आपका ड्रॉट्स जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट्स जैसी कंडीशन। ऐसे ही आपका ह्यूमन का इन्फ्लुएंस, अब लगातार आपका जो है फ्रीज चला रहे हैं, उससे कार्बन जो अलग अलग आपका गैसेस हैं वो निकलती हुई जा रही हैं। ऐसे ही जैसे मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो इस बोर्ड का भी आपका इंपैक्ट पड़ रहा है बाहर के क्लाइमेट चेंज के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? ऑल्दो ये ग्रीन एनर्जी में आता है बट ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहा है। ऐसे ही कोयला अगर हमने आपका बर्न किया तो कोयले की बर्निंग से क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर राइज करेगा। तो ह्यूमन का इन्फ्लुएंस भी आपका क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट को इंपैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब तुम समझो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है, इट टेक्स लेस एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ लैंड एंड 1 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडीज। माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल, क्योंकि माउंटेन्स के पास आपका जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं वहां पर रेनफॉल आपका ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड देन लो लाइंग एरिया, बिकॉज एज एयर इज फोर्स्ड ओवर द हायर ग्राउंड कूल्स कॉजिंग मॉइस्ट एयर टू कंडेंस एंड फॉल आउट ऑफ रेनफॉल। ड्राई सॉइल्स लाइक सैंड आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अब जहां पर ड्राई सैंड मिलेगी तो सैंड में क्या इंपैक्टिविटी होती है कि वो सन रेज को एब्जॉर्ब करती है, तो वहां का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा वेयर एज वेट सॉइल लाइक क्ले रिटेन मच मॉइस्चर एंड वार्म अप्स एंड कूल डाउन मोर स्लोली, तो उसमें आपका चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, ज्यादा कंपैरेटिवली एज कंपैरेटिव टू ड्राई सॉइल। फिर माउंटेन के पास आपका जो है बेसिकली अलाइनमेंट अलग है, तो ऐसे कर कर आपका जो है बेसिकली पैटर्न्स अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर पर जो सन की रेज हैं वो सीधी आ रही हैं, फिर परपेंडिकुलर होती जा रही हैं 23 डिग्री एंड हाफ पर, फिर ऐसे कर कर आपका चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हीट जोन क्लासिफिकेशन है जो कि इसमें आपका दिखा रखे हैं। अब अगर अपन एनसीईआरटी के हिसाब से समझें तो एनसीईआरटी में जो इस चैप्टर में सबसे पहला जो नाम दे रखा है, एनसीईआरटी में सबसे पहला नाम दे रखा है वी कॉपन साहब का। किसका नाम दे रखा है, वी कॉपन साहब का। ये रशियन है आपका, बेसिकली रशियन जियोलॉजिस्ट के तौर पर भी आपका लोग इनको जानते हैं।
अब ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका क्या करते हैं, इन्होंने भाई साहब इनका जो आपका ये जो क्लासिफिकेशन है ना क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच में, ये इन्होंने पूरी दुनिया को आपका समझाया। और लिटरली तुम यकीन मानो कि यहां से तुम्हारे आपका एग्जाम्स के अंदर तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का, स्कूल्स के अंदर और इवन कंपटीशन के अंदर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपका दिमाग लगाकर, कान खोलकर, खड़े कर यूं मेरी तरह ऐसे खड़े खड़े कर लो, खड़े कर लो, खड़े ऐसे ऐसे खड़े कर लो, और फिर खड़े कर कर आपका जो है सुनो, ऐसे खड़े कर कर टिंग 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 खड़े करो और सुनो इसको, ठीक है। अब सुनो, मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है और डेटा के हिसाब से जो एम्पेरिकल आपका क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है, वो दिया है आपका कोपन साहब ने। कोपन साहब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली जहां जहां पर क्लाइमेट आपका होगा तो उस क्लाइमेट के हिसाब से ही वहां की वेजिटेशन भी होगी। तो इन्होंने रिलेशन समझाया किन दो चीजों के बीच में, एक तो क्लाइमेट के बीच में और एक वेजिटेशन के बीच में। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है? आए आए समझ में आ रही बेटा? तो क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच में अगर तुमको डिफरेंस समझ में आ गया तो तुम्हें नाम किसका याद रखना है, वी कॉपन साहब का। और कॉपन साहब जो डिस्ट्रीब्यूशन बताकर गए हैं वो किसके बाद बताकर गए हैं, वो बताकर गए हैं कि भैया तुम आओ और बैठकर आपका मेरे साथ स्टडी करो। इन ही सेलेक्टेड सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, उन्होंने कुछ जगह पर आपका देखा कि कहां कहां पर कैसे आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, कैसे आपका प्रेसिपिटेशन है, और उसी के हिसाब से फिर उन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए क्लाइमेट के बीच में। इट इज एन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो इसके बेसिस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका जो बेसिकली चीजों को क्लासिफाई कर दिया। अब अगर आगे देखोगे तुम तो आगे जाने के बाद तुमको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आएंगी, ठीक है। समझ में क्या आएगा, सबसे पहले जो कॉपन भाई साहब है ना, कॉपन भाई साहब को आपका ऐसा लगा कि यार मैं क्या करता हूं, मैं आपका जो है भाई साहब कुछ अलग अलग आपका लेटर्स देता हूं। जैसे तुम भी आपका जब एबीसीडी पढ़ने जाते होगे बचपन में, तो तुमको छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी क्यों आपका डिफाइन करके दी है, उसका रीजन होता है मेरे भाई। उसका रीजन ये होता है कि तुम जब आपका लिखने जाओ तो तुमको समझ में आए कि बड़े आपका एबीसीडी में और छोटे एबीसीडी में क्या अंतर है। तो ऐसे ही कॉपन भाई साहब को क्या लगा कि भाई एबीसीडी तो सभी जानते हैं, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी तो सभी जानते हैं। तो एबीसीडी के हिसाब से अपन क्या करते हैं, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी को आपका ले लेते हैं। अगर तुम बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी आपका ले लेते हो तो उसके हिसाब से आपका चीजों को क्या कर दोगे, तुम डिफाइन कर दोगे। अब सुनो बहुत ध्यान से, सबसे पहले क्या काम किया, ही इंट्रोड्यूस द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर टू डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े आपका कैपिटल लेटर्स ले लिए और छोटे ले लिए और फिर उनसे आपका ग्रुप्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। सबसे पहली बार जो क्लासिफिकेशन आया था वो आया था 1918 में, 1918, ठीक है। और उन्होंने बाय द टाइम आपका धीरे धीरे करके उसको पॉपुलराइज करना शुरू किया, उसको आपका जो है बेसिकली निकालना शुरू किया। और कॉपन ने क्या किया, टोटल आपका किसी भी ग्रुप को 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम किया, जिसमें से 4 जो हैं वो ज्यादातर टेम्परेचर बेस्ड हैं। किसके बेस्ड हैं, टेम्परेचर के बेसिस पर अलग किया है, और एक ग्रुप जो है उसको प्रेसिपिटेशन के बेस पर आपका अलग किया। तो कल को तुमसे कोई भी पूछे कि भाई जब कॉपन भाई साहब आए थे तो कॉपन भाई साहब ने किस तरीके से आपका ग्रुप्स को क्लासिफाई किया, तो उन्होंने 4 जो ग्रुप है उसको किस हिसाब से किया है, टेम्परेचर के बेसिस पर, और एक किसके बेसिस पर किया है, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर। अब तुम आगे बढ़ोगे तो वो क्या कह रहा है, क्लाइमेटिक ग्रुप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू कॉपन। अब बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं कैपिटल लेटर्स के मतलब आपका तुमको बताने की कोशिश करता हूं। जब भी तुम कभी ए सी डी और ई की बात करोगे, अब इसमें कौन सा ग्रुप नहीं है, बी ग्रुप नहीं है, ए सी डी ई, तो ये डिफाइन कर रहे हैं आपका किसको, ह्यूमिड क्लाइमेट की तरफ। और जब बी की तरफ बात आएगी तो बी डिफाइन करेगा आपका ड्राई क्लाइमेट। दोबारा बोल रहा हूं, ए सी डी ई ये डिफाइन कर रहे हैं ह्यूमिड क्लाइमेट, और बी ग्रुप डिफाइन कर रहा है आपका ड्राई क्लाइमेट। अगर ये बात आपका तुमको समझ में आ गई तो अब जरा एक टेबल है जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से और पेपर के पर्सपेक्टिव से, इवन कंपटीशन वाला भी कोई अगर बच्चा इसको देखता है तो उसके लिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह काम आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, सुनो बहुत ध्यान से। देखो सबसे पहले ए है जो आपका ट्रॉपिकल ग्रुप है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ग्रुप जो है, ट्रॉपिकल ग्रुप में अपन किसकी बात कर रहे हैं, देखो मैं तुम्हें एक एक कर आपका समझाता हुआ चलूंगा। जैसे अगर मैं आपका बात करूं कि भाई तुम ट्रॉपिकल ग्रुप की तरफ भाग रहे हो, तो ट्रॉपिकल ग्रुप में आपका जब तुम जाना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका ट्रॉपिकल तो मैंने कई बार वैसे बता भी दिया है, बट फिर भी मैं आपका एक बार तुम्हें चाहता हूं कि तुम दोबारा से आपका इसको समझ लो। अगर ये 0 डिग्री है तो ये आपका 1 डिग्री आएगी 30 डिग्री के करीब,
आ रही है ना। और इसके बाद एक 30 डिग्री आपका ये ले लो, सुन रहे हो राजू भाई? ठीक है। अब अगर ये वाला ग्रुप आपका देख रहे हो, ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो इसी ग्रुप को आपका क्या बोलेंगे? इसी को अपन ट्रॉपिकल के नाम से जानेंगे। सारे चटर पटर जितने भी आपका यहां पर बैठे हुए हैं, क्या उनको इतनी बात समझ में आ गई है? क्या उनको ये चीज समझ में आ गई है कि ट्रॉपिकल आपका ग्रुप कहां पर है, कैसे अपन ने यूज करना है? तो ये ट्रॉपिकल ग्रुप की बात आ गई। अब मैं अगर ट्रॉपिकल को डिफाइन करने चलता हूं, तो ट्रॉपिकल ग्रुप आपका एक ऐसा ग्रुप है जहां पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, अगर जैसे अपन बात करें कि जनवरी सबसे ठंडा रहने वाला है, तो सबसे ठंडे महीने का भी आपका जो टेम्परेचर होगा वो या तो 18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर उससे आपका जो है बेसिकली ज्यादा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 18 डिग्री से आपका टेम्परेचर कम आ गया या फिर आपका 10 डिग्री चला गया, 5 डिग्री चला गया, 4 डिग्री चला गया। ट्रॉपिकल इलाके में एवरेज टेम्परेचर, अच्छा एवरेज की जब हम बात करते हैं तो किसी दिन ऐसा जरूर हो सकता है कि टेम्परेचर आपका 15 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, पर हम निकाल रहे हैं एवरेज। तो एवरेज में आपका 18 डिग्री या उससे ज्यादा। तो ऐसा रिजिड मत हो जाना अपने दिमाग में कि 18 बोला है मास्टर ने तो 18 ही हो सकता है। कल को वो ये लिख के दे दे कि एवरेज ना लिखकर आपका डेली क्लाइमेट दे दे, तो भाई डेली तो आपका चेंजेस हो सकते हैं। फिर आते हैं ड्राई क्लाइमेट पे। ये अलग ग्रुप है बिल्कुल। अब ये बी इकलौता ग्रुप है जो ड्राई क्लाइमेट के अंदर आ रहा है। बाकी सब आपका किसके अंदर आ रहे थे? तो सर बाकी सारे आ रहे थे आपका ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है कि अगर बी की तरफ जाओगे और ड्राई क्लाइमेट तुमको दिखाई दे रहा है, तो ड्राई क्लाइमेट में क्या होगा? जो इवेपोरेशन है वो तो आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। तो अगर तुम देखोगे तो बी वाले पॉइंट पर जब तुम जाते हो, ड्राई क्लाइमेट पर जाते हो, तो वहां पर हमेशा तुमको आपका जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा दिखाई देगा और प्रेसिपिटेशन मतलब आपका बारिश वाला पोर्शन जो है वो कंपैरेटिवली आपका कम दिखाई देगा। तीसरे पर आते हैं वार्म टेम्परेट पर। अब तुम कहोगे टेम्परेट में वार्म कैसे? तो भाई मैं तुमको आपका सीधा सा जवाब ये दूंगा कि अगर तुम 30 से 60 डिग्री की तरफ आपका जा रहे हो और इधर भी 60 डिग्री की तरफ जा रहे हो, तो अगर तुम 30 से 35 की तरफ चले, मान लो तुम 30 से 35 की तरफ जाओगे, तो ऐसा थोड़ी है कि 30 से 31 में तुम जैसे ही एंटर करे हो और फिर लैटिट्यूड चेंज हुआ और तुरंत से आपका जो है ऐसी बर्फबारी पड़ी कि भाई साहब तुम्हारे आपका ओले पड़ गए और तुम्हारी हड्डियों का आपका कंकाल तंत्र बन गया। अरे नहीं 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 राजा जी, ऐसा थोड़ी है कि कमरे के बाहर निकले और कमरे के बाहर निकलते ही आपका तुम्हें किसी ने देख लिया। टाइम के साथ देखता भाई, वो तो पहले कमरे में ही देख चुके थे तुम्हें कि कमरे में आपका तुमने क्या किया। ठीक है, तो अब जैसे आपका कमरे में तुम निकले और कमरे में देखते के साथ आपका तुम बाहर निकले, तुमने देखा, आंखा झांकी करी, कोई था तो नहीं, कहीं पड़ोसी ने तो नहीं देख लिया। अब भाई साहब जैसे ही आपका वो हुआ तो 30 से आपका 35 डिग्री की तरफ जाओगे, तो 30 से 35 डिग्री की तरफ जाते हुए क्या होता है? थोड़ी गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो जोन होता है वो ऐसा जोन होता है जिसमें अभी भी ट्रॉपिकल वाले आपका शेड्स दिखाई देंगे। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सी वाला जो इलाका है वो वार्म टेम्परेट है, मतलब टेम्परेट की तरफ जा तो हम चले जाते हैं, 30 से आगे बढ़ जाते हैं, बट ये धीरे धीरे कर अपने जोन्स और ऑल्टीट्यूड और लेटीट्यूड दोनों चेंज करता है, तो वहां पर गर्मी मिलेगी। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट ईयर्स इज हायर देन -3 डिग्री बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे इंडिया की बात ही कर लेते हैं। इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इलाका है, जैसे अगर मैं आपका बात करूं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे ऊपर जब तुम जाओगे 23 डिग्री एंड हाफ के ऊपर चले जाओगे तो 30 डिग्री के आसपास, और 30 से ऊपर जाओगे तो तुमको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये वाले रीजन्स दिखाई देते हैं। अगर तुम देखोगे तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका कैसा दिखाई देता है? जब ठंड आ जाती है तो एवरेज टेम्परेचर आपका बेसिकली -10 भी चला जाता है, बट ठंडियों में आपका जो है -3 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक आपका रह सकता है। बहुत ज्यादा आपका गर्मी वहां देखने को नहीं मिलेगी। फिर आते हैं कोल्ड स्नो और फॉरेस्ट क्लाइमेट के अंदर, ये डी कैटेगरी है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर तुमको देखने को मिलेगा वो, अब इतनी ऊंचाई पर तुम पहुंच चुके हो, कोल्ड स्नो वो कह रहा है लद्दाख, बिल्कुल प्रॉपर आपका ड्राई, एकदम बिल्कुल एकदम ड्राई डेजर्ट कह दो उसको, स्नो डेजर्ट भी कह दो, तो वहां तो टेम्परेचर आपका यहां तो -3 डिग्री सेल्सियस और या उससे भी नीचे, तो -3 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे आपका जाता हुआ दिखाई देगा। अब ई की तरफ आते हैं तो ई इज कोल्ड क्लाइमेट, एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल द मंथ इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर तुम देखोगे तो वहां पर जो एवरेज टेम्परेचर दिखाई देता है वो -10 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई देगा। और लास्ट में आते हैं आपका एच, ये मैंने अभी आपको पीछे वाले उसमें नहीं बताया, क्यों? क्योंकि ये यहां पर ग्रुप में दे रखा है। एच इज हाईलैंड, और हाईलैंड्स आपका जो है इसलिए ठंडे होते हैं क्योंकि वो एलिवेशन की वजह से ऊंचाई पर हैं, और ऊंचाई जहां पर देखने को मिलेगी वहां पर कोल्ड रीजन हमको दिखाई देगा। अब ये इतनी बात अगर आपका समझ में आ गई है तो अगर कमेंट सेक्शन में तुम फेंक के मारना चाहते हो रोजर दैट, तो फेंक दो, मार दो, गिरा दो, आग लगा दो।
ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये तो मैंने तुम्हें आपका बता दिया ग्रुप्स, ठीक है, एक ग्रुप मैंने तुम्हें समझा दिया। कल को अगर अब मैं कहीं पर भी ऐसे टर्म यूज करूंगा ए बी सी डी ई और एच, पर कौन सी फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में, तो तुम्हारे समझ आएगा, तुम्हारे दिमाग में आपका ये छप जाएगा ट्रॉपिकल कहां पे है, टेम्परेट वाला रीजन कहां पर है। टेम्परेट कोई बेटा हिंदी मीडियम वाला है हो तो शीतोष्ण कहा जाता है इसको, ट्रॉपिकल को आपका कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब अगर तुम आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद जो क्लाइमेटिक ग्रुप है दे आर सब डिवाइडेड इनटू टाइप्स डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स बेस्ड ऑन सीजनैलिटी। सीजनैलिटी समझते हो, सीजन्स के हिसाब से, पतझड़ कब आ रहा है, कब आपका बिल्कुल एकदम फूल आ जा रहे हैं, कब ठंड आ रही है, कब गर्मी आ रही है, उसे कहते हैं सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सुनो बहुत ध्यान से, अगर सीजन ऑफ ड्राइनेस के हिसाब से आपका मैं डिफाइन करता हूं किसी भी चीज को, स्मॉल लेटर्स को, तो मैंने आपका बेसिकली 4 लेटर तुमको दिखाता हूं मैं, एक तो स्मॉल एफ, उसके अलावा स्मॉल एम, एक स्मॉल डब्ल्यू और एक उसके अलावा स्मॉल एस। तो सबसे पहले एफ हो गया, फिर एम हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया और फिर एस हो गया, ठीक है। अब एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले आता है एफ ग्रुप, एफ ग्रुप पे आ गए स्मॉल एफ की तरफ। तो एफ ग्रुप क्या कह रहा है, एफ ग्रुप इज बेसिकली रिलेटेड टू नो ड्राई सीजन। अगर मैं आपका बात करता हूं तो किसकी तरफ जाता है, नो ड्राई सीजन की तरफ आपका जाता है। अब नो ड्राई सीजन की तरफ आपका देखोगे तो इसका मतलब है कि यहां पर ड्राई सीजन तो देखने को ही नहीं मिल रहा है, सब आपका बारिश बुरिश बैड रीजन आपको दिखाई देगा। दूसरे रीजन की तरफ जाएंगे तो डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंटर ड्राई सीजन। अब भैया अगर स्मॉल डब्ल्यू तुमसे कभी कोई बात करे तो एक तो विंटर्स, और विंटर में आपका ड्राई रेस तो देखने को मिलेगी, तो इट स्टैंड्स फॉर विंटर ड्राई सीजन, ठीक है। अब मैं आपका बात करता हूं एस की तरफ। एस किस पे बात करता है, एस जो छोटा स्मॉल है, स्मॉल एस बात करता है आपका समर ड्राई सीजन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, समर ड्राई सीजन के बारे में। और एम जो बात करता है, स्मॉल एम, वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है मॉनसून के बारे में। तो अगर मैं तुमसे कल को ये चारों पॉइंट आपका पूछ लूं कि स्मॉल एफ क्या दिखाएगा, कहीं पर भी अगर मैंने स्मॉल एफ लिख दिया तो वो दिखाएगा नो ड्राई सीजन, फिर स्मॉल एम बताऊंगा तो मॉनसून की तरफ चला जाएगा, डब्ल्यू बताऊंगा स्मॉल तो विंटर ड्राई सीजन, और स्मॉल एम बताऊंगा तो समर क्लाइमेट की तरफ आपका चीजें दिखाई देंगी। ये चारों पॉइंट आपका समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल लेटर्स ए बी एंड स्मॉल डी, ठीक है, ये सारे स्मॉल लेटर्स के हैं, ए बी सी डी, रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर। जैसे अगर मैं बात करूं तो कितना ज्यादा टेम्परेचर वहां पर हाई होगा, कितना कम होगा, ये छोटे लेटर्स से अपन डिफाइन करेंगे। और जो कैपिटल बी आपका दिखा रखा है, ड्राई क्लाइमेट्स आर सब डिवाइडेड यूजिंग द कैपिटल लेटर, जिसमें आपका हमने और फर्दर डिफाइन किए हैं। जैसे मान लो कल को अपन क्या करते हैं, मैंने कल को आपका बी लिख दिया, कैपिटल बी लिख दिया, अब उसमें एक मैंने एस जोड़ दिया, मान लो मैंने कल को ये लिख दिया बी एस, ऐसे करके बी एस लिख दिया। तो बी एस का मतलब होता है कि वो जो बात करने जा रहा है वो बात करने जा रहा है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। या फिर आपका मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सेमी एरिड रीजन वाले बारे में बात कर रहा है। एक तो बिल्कुल होता है डेजर्ट और एक होता है सेमी एरिड। तो सेमी एरिड के बारे में जब मैं लिख दूंगा बी एस तो आपका डिफाइन दे जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपका कल को लिख दूं डब्ल्यू, पर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, स्मॉल डब्ल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा, विंटर ड्राई सीजन। बट कौन सी कैटेगरी में, बी वाली कैटेगरी में। बी क्या है, बी ग्रुप है और वो उसकी कैटेगरी है डब्ल्यू। ये बी क्या है, बी ग्रुप है और ये डब्ल्यू क्या है, उसका सब ग्रुप है। तो अगर कैपिटल बी की बात करें और उसके साथ आपका डब्ल्यू भी जोड़ दूं तो डब्ल्यू किसके बारे में डिफाइन कर रहा है, डब्ल्यू दिखाता है हमको डेजर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता है, डेजर्ट के बारे में बात करता है। एस किसके बारे में बात कर रहा है, सेमी एरिड या स्टेपी। और कैपिटल डब्ल्यू किसके बारे में बात कर रहा है, डेजर्ट। बट कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर, बी ग्रुप के अंदर। किसके अंदर, बी ग्रुप के अंदर। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये जो क्लाइमेट है, ये जो आपका एक बेसिकली पूरा टेबल है, ये मान लो कि इसको मैं आपका एक एक कर समझाऊंगा तुमको। जैसे अभी अपन आगे बढ़ेंगे ना, अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट ग्रुप ए की तरफ, ये वाला आपका ग्रुप, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में बिल्कुल एकदम, है ना, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपकी बातें हैं। तो पहले मैं तुमको आपका क्या लेकर चल रहा हूं, मैं एक ही एक ग्रुप आपका पढ़ाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले देखो, पूरे आपका टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। कितने में, 4 में। इसको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बताता हूं। कभी भी कोई कॉपन क्लासिफिकेशन तुमसे आपका पूछे तो भाई हमेशा एक ग्रुप उठाओ और एक ग्रुप की सारी कैटेगरी आपका पढ़ो सिर्फ, ठीक है। ये जो पूरा आपका पढ़ते हैं ना एक साथ, ये है मूर्ख। समझ लो मेरी बात, क्या है ये, लिटरली मूर्ख है। पूरा पढ़ने में आपका हमेशा तुम्हारा दिमाग खराब होगा।
सिर्फ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ग्रुप उठाना है, उस ग्रुप के आपका बेसिकली टाइप उठाने हैं और टाइप उठाकर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ये अगर तुमको आपका 3 चीजें समझ में आ गई तो लेटर कोड तो तुम खुद ही बना जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये ग्रुप समझ में आना चाहिए। करें शुरू, बहुत ध्यान से सुनना। पहला ग्रुप कौन सा है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब बेटा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की तरफ मेरी बात सुनना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट आपका दिखाई कहां देगा, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही होना चाहिए कि भैया जरा एक बार एक काम करो, वो तो आप जो है ना, वो जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप को आपका डिफाइन कर दो। तो मैं तुमसे आपका ये कहता हूं कि एक ग्रुप आपका जो है मैंने 23.5 डिग्री का ले लिया, एक ग्रुप मैंने 23.5 डिग्री का ले लिया और एक ग्रुप मैंने 23.5 डिग्री का आपका ऑल ले लिया, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आपका देखता हूं, जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, और एक ग्रुप मेरा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, जिसको आपका मकर रेखा भी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा दिखाई दे रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन तुमको दिखाई दे रहा है, अगर कभी भी तुमसे कल को कोई पूछे कि विच इज द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। क्या दोनों बातें समझ में आ रही हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री आपका साउथ। बेटा ये 23.5 डिग्री क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों भैया? क्योंकि मैंने आपकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है। अब मैं आया हूं वीडियो में और मैं क्या लिख जाऊंगा? मैं लिख के जाऊंगा ये मास्टर आपका पढ़ा रहे हैं, हमको समझ नहीं आता है। अरे कैसे आएगा बाबू? ऐसे आएगा कि तुम पढ़ोगे तब तो तुमको कुछ समझ में आएगा। पुराना वीडियो नहीं देखे हो, बीच में जाते हो गोरी गोरी मैडम का वीडियो देखने और फिर मैडम की वीडियो में देख के क्या लिखते हो तुम? मैडम हम तो आपका चेहरा देखने आए थे, हमको पढ़ाई नहीं करना है। तो वो मैडम का वीडियो देखोगे तब तक ई कैसे समझ में आएगा बाबू? अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा नाक को करो, नाक को बाबा इधर देखो। समझ रहे हो? तो ये बेटा 23.5 डिग्री आपका जो देखते हो तुम इधर, ये 23.5 डिग्री वाला जो आपका वीडियो है, यहाँ वीडियो नहीं है ये, अब ये देखो तुम्हारे दिमाग में भी वीडियो चल रहा होगा, ये कंटेंट है बेटा, है ना। और 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री आपका वाला इलाका जो है, इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन आपका जो है ह्यूमिड क्लाइमेट के नाम से जानेंगे। द सन बीइंग ओवरहेड। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपका जो है बेसिकली ये वाला इलाका है, तो यहां पर जो सन है 23.5 डिग्री पर, वो बिल्कुल आपका तुम्हारे सर के ऊपर पड़ेगा, परपेंडिकुलर तुमको दिखाई देगा। तो इसका मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहां पर हमेशा सन तुम्हारे ऊपर रहने वाला है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विच मीन्स ITCZ मेक्स द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। अब तुम एक बात सोचो, अगर मेरे सर के ऊपर लगातार आपका सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी बॉडी में से आपका हीट निकलेगी। तो अगर हमारी अर्थ उस इलाके पर देखें तो वो तो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड स्टेट में होने के कारण वहां पर आपका जो हीट है वो लगातार निकलती रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ITCZ वाला इलाका, अब कई बच्चे आएंगे भैया ITCZ हमको नहीं मालूम है, हमको दोबारा बता दो। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं हम, सेवा पानी में है तुम्हारी, लंगर बट रहा है बेटा, प्रसाद लो, देखो अभी देते हैं तुमको। ITCZ बेटा आपका जो इलाका होता है वो ये वाला है 0 डिग्री। अब जो 0 डिग्री वाला इलाका है इसी को अपन इक्वेटर भी कहते हैं, ITCZ भी कहते हैं, जो तुम्हारा मन करे वो कह लो। तो ये वाला इलाका क्या है? ये क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में आपका मिल जाएगा। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब पूरे साल की आपका टेम्परेचर कितनी है, इज वेरी लो एंड एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई। क्यों भैया? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा काहे कर रहे हो? तो भैया ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे? इधर देखो बाबू, इधर देखिए आप, इधर देखिए। ये वाला जो इलाका है, अगर मैं आपका बात करूं तुमसे, अगर मैं तुमको ऐसा बोल दूं कि ये हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर है हमारी, इक्वेटर है हमारी, हम बात करते हैं इसे, समझ रहे हो हमारी बात? हाँ, हम बात कर रहे थे। एक और इक्वेटर ले लें का? एक इक्वेटर नहीं लेंगे, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेंगे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जोड़ देंगे। सुनो अब भैया ध्यान से सुनो, ये जो है ये 23.5 डिग्री इलाका, समझ रहे हो मेरी बात? नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कैंसर वो वाला नहीं है ये, है ना। और इधर का है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ई का है, ई भैया, ई अगर तुम देखोगे तो ई का इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, और ई का ही आपका ITCZ कहते हैं, और ई का ही आपका क्या कह दोगे? ई का बहुत नाम है, डोल्ड्रम भी कह दो। डोल्ड्रम क्यों कहोगे? हम पहले बताए थे, क्या कहते हैं इसको? एक काम जोन है भैया, काम जोन है, काम जोन है, काम काम काम, शांति है, कुछ आपका बवंडर नहीं है, यहीं तो जाके बैठना है, जिंदगी में भी शांति चाहिए हमको, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर अगर मान लो,
अगर यहां पर आपका जो है बेसिकली सन सीधे आ रहा है, ये सीधे आ रहा है, ये इस पर आपका इंपैक्ट डाल रहा है, तो सन अगर ओवरहेड है तो इसका मतलब है यहां पर जो भी हवा आएगी वो हवा कैसी करेगी, वो हवा आपका राइज करती हुई तुमको दिखाई देगी। दिख रही है, दिख रही है ना, दिख रही है ना, हाँ यही देखना है, दिख रही है ना, दिख रही है, तो भैया ये हवा राइज कर गई। अब अगर ये राइज कर गई है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर लो प्रेशर, और अगर यहां पर लो प्रेशर तो ये कैसा होगा इलाका, गर्मा गर्म, फुल मूड, गर्मी हो रही है। अब भैया गर्मी में क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हारा मन नहीं करता है। कपड़ा ना पहनो, नंगा घूम रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, दिन में आपका मोटर में जाकर कूद जा रहे हैं, नंगे पानी में नहा रहे हैं, भाई साहब जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। गर्मी में आपका कुछ भी कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हैं भैया, नहीं बताएंगे। चलो देखो अब क्या हो रहा है, अब द ट्रॉपिकल ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब 3 तरीके से आपका इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप में, एक तो आपका एएफ में, एक क्या करते हैं एएफ में डिवाइड किया गया है। एएफ में आपका क्या है, एएफ इज बेसिकली आपका रिलेटेड टू, अब ए ग्रुप है, ए कौन सा ग्रुप है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। और मैंने तुमको अभी स्मॉल एफ का मतलब बताया था। अब स्मॉल एफ वाली जो जनता है, स्मॉल एफ क्या कह रहा है, नो ड्राई सीजन, क्या कह रहा है, नो ड्राई सीजन। अब आ जाओ वापस, तो एक तो ए ग्रुप किसके लिए आ गया, ट्रॉपिकल के लिए, और स्मॉल एफ किसके लिए आ गया, वेट क्लाइमेट के लिए। तो कल को तुमसे अगर कोई पूछे, अगर कल को कोई पूछे, अब ड्राई सीजन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बारिश ही होगी, बारिश हो रही है, झमाझम बारिश चल रही है, और बादल बरसा बिजुली, बादल कहां बरस रहा है, नेपाल में बरस रहा है भैया, हम तो नहीं बताएंगे अब। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आपका क्या है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आपका जो दिखाई देगा ये एएफ कैटेगरी में दिखाई देगा। अब एएम में आ जाओ, एएम अगर मैं स्मॉल एम की बात करता हूं तो स्मॉल एम मैं क्यों दिखा रहा हूं ये बार बार, ताकि दिमाग में बैठ जाए। स्मॉल एम किसके लिए बात करिए, मॉनसून के लिए। ग्रुप कौन सा है, ए ग्रुप है। अब ए और स्मॉल एम तो किसके बारे में बात कर रहा है, स्मॉल एम क्या कहता है, मॉनसून क्लाइमेट, ग्रुप कौन सा है, ट्रॉपिकल। पानी पिएंगे अब हम, तो ट्रॉपिकल ग्रुप है और मॉनसून क्लाइमेट है, तो एएम स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब आ जाता है डब्ल्यू पर, ए इज ट्रॉपिकल और जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या है, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ग्रुप का नाम पकड़ना है और उसके आगे जो आपका वर्ड लगते हुए जा रहे हैं, चाहे स्मॉल एफ लगाओ, अब चाहे स्मॉल एम लगाओ, चाहे स्मॉल डब्ल्यू लगाओ, सब तुम्हारे हक में है, सब के सब तुम्हारे हक में है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ए इज बेसिकली ग्रुप, और ये इसके सब ग्रुप हैं, जो कि आपका क्या है, ये आपका कौन है, ये भैया होबो है, होबो, ठीक है। और ये क्या है, जियान है आप, भैया समझ नहीं आ रहा है तो जियान है आप, जियान क्या है आप, जियान। क्यों, बुद्धि मोटी होती जा रही है दिन पे दिन, सुन नहीं रहे हैं, इधर से आपका सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। समझ में आया, दोबारा एक बार दोबारा समझाता हूं, क्योंकि मैं जियान को भी नहीं छोड़ता हूं, मेरा संबंध सीधा आपका जियान से है। इधर देखिए आप, अगर देखो मैं ए की बात करूं तो ए इज बेसिकली आपका पूरा ग्रुप, और जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एम है और स्मॉल डब्ल्यू है, ये क्या है, ये आपका बेसिकली सब पार्ट है उसके। स्मॉल एफ जहां पर किसी भी तरीके से आपका ड्राई सीजन दिख रहा है तो मतलब ड्राई सीजन आपका है ही नहीं, तो फिर वो वेट क्लाइमेट, ऑब्वियस सी बात है। स्मॉल एम मतलब मॉनसून, और स्मॉल डब्ल्यू मतलब आपका वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। चलो भैया बहुत अच्छा हुआ ये समझा दिया आपने। अब जो दूसरा ग्रुप चला है, एक एक करके ग्रुप को भी आपका देख लो। अब जैसे मान लो आपका तुमसे उसने बोला कि भैया ये जो एएफ वाला ग्रुप है, ये एएफ ग्रुप कहां कहां पर मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं एएफ की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर देखने को मिलेगी, बिल्कुल इक्वेटर के आसपास, क्योंकि वहां पर आपका बिल्कुल जो सन की किरणें हैं वो सीधी आकर पड़ रही हैं, या फिर ट्रॉपिकल वाले रीजन में। अगर यहां पर देखोगे तो गर्मी ज्यादा, और गर्मी के कारण हवाएं आपका ऊपर जा रही हैं, हवाएं ऊपर जा रही हैं। अब ये हवाएं जब ऊपर जा रही हैं तो ये ऊपर जाकर क्या करेंगी, ये ऊपर जाकर आपका माहौल तो नहीं बढ़ाएंगी। एक कुत्ता इधर से आया, एक कुत्ता इधर से आया, और दोनों की लड़ाई करवा रहे हैं आप, नहीं नहीं नहीं, बस्सी भाई नहीं है ये। अगर बस्सी भाई को आपका देखोगे तो बस्सी भाई आपका ऊपर बादल लड़ रहे हैं, बस्सी भाई वाले जो आपका बादल थे वो कहीं और थे, ये जो है ये रियल के बादल हैं, समझ रहे हो। अब ये बादल आपका ऊपर पहुंचे, बादल का आपका माहौल बना और बादल ने आपका बारिश कर दी। जैसे बादल का माहौल बना, नीचे किसी और का माहौल बन रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये इक्वेटर के आसपास वाले रीजन है। मेजर एरियाज आर अमेज़न बेसिन, साउथ अमेरिका और वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका। अब जो तुम देखोगे तो उसमें आपका अमेज़न के जंगल सबसे फेमस जंगल है, इक्वेटर के आसपास के रीजन। उसके अलावा साउथ अमेरिका में दिखाई देगा, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड द आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज वाला रीजन आपका यहां तक, ये वाले जो पूरे रीजन है ये बिलोंग करेंगे आपका एएफ कैटेगरी को, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर बहुत ही अच्छी रेनफॉल होगी, और अगर अच्छी रेनफॉल होगी तो हर महीने
बिल्कुल एकदम थंडर शावर्स आपका दिखाई देंगे और आफ्टरनून के बाद तो लगभग लगभग आपका बारिश हो ही जाती है। टेम्परेचर आपका बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म रहेगा, ना तो आपका बहुत ज्यादा क्या रहेगी गर्मी और ना बहुत ज्यादा ठंड। तो टेम्परेचर आपका कैसा है, हाई एंड एनुअल टेम्परेचर इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू नेग्लिजिबल। The maximum temperature on any day is around 30 डिग्री सेल्सियस while the minimum temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। अब किसी दिन ज्यादा है किसी दिन कम है तो हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो हमारा 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आने वाला है, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी कवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन द क्लाइमेट। अब तुम कहोगे कि यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों मिल रहा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट पता है किसी को? अगर मैं बात करूं तो इक्वेटर के आसपास हमेशा तुमको आपका जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देंगे। तुम कहोगे क्यों दिखाई देंगे भैया? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखने के पीछे आपका कारण है। कारण क्या है? क्योंकि जब बारिश हो ही रही है तो लगातार बारिश मिलेगी, बारिश होगी तो आपका वहां पर बिल्कुल ऐसे शंकुधारी पेड़, ऐसे बिल्कुल आपका जैसे तुम्हें क्रिसमस में दिखाई देते हैं, और वो एक के ऊपर एक होंगे, इतने ज्यादा घने कि नीचे तक आपका धूप भी नहीं पहुंच पाती है। समझ रहे हो मेरी बात? और क्योंकि बारिश हो रही है तो वो लगातार आपका ग्रो भी करते जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है तुमको कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो लिख दो आपका रोजर दैट। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अभी आपका बाद में भी बताऊंगा, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर मार्क कर लेना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई टॉपिक तुम मुझसे पूछो ना आपका कि लीक कर दो पेपर, तो बेटा लीक कर दिया तो मान लिया मैंने पेपर। यहां से अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया तो सब बेकार है फिर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, क्योंकि फिर तुम्हारा मास्टर समझ नहीं पा रहे हैं, क्लास में तुम्हारे मास्टर नहीं समझ पा रही हैं कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, बच्चे के लिए क्या जरूरत है, ठीक है। चलो क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये सारी बातें समझ में आई तो नेक्स्ट कैटेगरी कहां पर जा रहे हैं? एएम वाली कैटेगरी पर। अब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, तो मॉनसून क्लाइमेट कहां पर मिलेंगे? मॉनसून तो बेटा हमारे यहां भी आता है, तो बिल्कुल एकदम मडागास्कर आइलैंड वाले आपका साइड से ये होती हुई जाएंगी, और फिर जैसे जैसे आपका जो है ये फाउंड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर क्या होगा? बारिश होती रहेगी, बारिश होती रहेगी, बारिश और बारिश होगी, चाय पी लो, मौसमी सब पी लो, सुबेरे हो गई है, शाम में हो गई है, ऐसा पोर्शन होता रहेगा। हैवी रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर्स। कब होगी? जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो बारिश भी आपका झमाझम होती दिखाई देगी। विंटर इज ड्राई, सर्दी आपका आती है तो हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम, तुम कभी देखना यूं करके एकदम लाइन खिंच जाएगी। जो लोग आपका वैसलीन नहीं लगाते, वैसलीन का प्रचार कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। द डिटेल्ड क्लाइमेटिक अकाउंट ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप इज गिवन इन द बुक ऑन इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट। अब इसको आपका और डिटेल में अगर पढ़ना है तो हम इसको पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल आपका जो है हमारे पेपर में काम का इतना ही है, ठीक है। अब और आगे आते हैं, फिर आते हैं एडब्ल्यू वाली कैटेगरी में। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर्स इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ एएफ टाइप क्लाइमेटिक रीजन, इट बॉर्डर्स विद क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर जो ड्राई क्लाइमेट है वो हमेशा किसी भी कॉन्टिनेंट की, हमेशा याद रखना, ज्यादातर अगर तुमसे पेपर में एमसीक्यू वगैरह पूछे या कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे कि जो ज्यादातर आपके जो डेजर्ट बनते हैं या जो एरिड रीजन दिखाई देगा या जो डेजर्ट टाइप क्लाइमेट दिखाई देगा वो कौन से पार्ट में बनेगा किसी भी कॉन्टिनेंट के, तो वो वेस्टर्न पार्ट में बनता हुआ दिखाई देगा। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। माउंटेन्स रेंजेस आपका रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके लिए, फिर कोल्ड करंट रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी रहता है, बहुत सारे रीजन है, टेम्परेचर और भी बहुत सारे रीजन। तो पर अपने को ये पता रखना है कि अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे तो तुम्हें ये बता देना है कि भैया वो वेस्टर्न साइड पर आपका ज्यादातर क्या बनेंगे? डेजर्ट बनेंगे। कोई पूछे क्यों, कहना बाद में बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो कॉन्टिनेंट सीएफ और सीडब्ल्यू ऑन द ईस्टर्न पार्ट। अब एक्सटेंसिव एडब्ल्यू क्लाइमेट इज फाउंड टू बी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट एंड इन ब्राजील। अब ये ब्राजील और ये सारे कहां मिलेंगे? ये सारे जो आपको देखने को मिलते हैं ये साउथ अमेरिका में दिखाई देते हैं। ब्राजील भी कंट्री है, साउथ अमेरिका में दिखाई देगी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बोलीविया, ये भी उधर ही है, पैराग्वे ये भी उधर ही है, एंड साउथ अमेरिका, सुडान एंड साउथ सुडान, ये वाला जो पोर्शन है ये अफ्रीका में आता है। द एनुअल रेनफॉल इन दिस क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस and then that of AF and AM climate types and is variable also। तो अगर तुमको आपका ये बात समझ में आ गई तो ये सारे ग्रुप, आपका लास्ट ग्रुप बचा हमारे पास कौन सा? AW वाला। अब AW ग्रुप कौन सा है? यहां पर जो वेट सीजन होगा, मतलब वेट सीजन मतलब जो रेनफॉल हमारी होती है या फिर हमारी जो बारिश हो रही है वो कैसी होगी? वो बहुत ही शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आपको देखने को मिलेगी। कैसे टाइम पीरियड के लिए? शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए। तो इसका मतलब जो ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन इज लॉन्गर विद ड्राउट बीइंग मोर सीवियर, ठीक है। अब यहां पर आपका ऑब्वियस सी बात है, अगर रेनफॉल कम हो रही है तो ड्रॉट आपका कैसा हो जाएगा? ड्रॉट आपका ज्यादा देखने को मिलेगा।
मतलब इसका मतलब है कि आपको ड्रॉट्स ज्यादा दिखाई देंगे। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर एंड डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर आर द ग्रेटेस्ट इन ड्राई सीजन। तो दोबारा सुनना, अगर कभी भी तुम आपका देखोगे तो यहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, ज्यादातर आपका जो है टेम्परेचर बना हुआ हाई रहेगा। क्यों? जब बारिश नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से क्लाउड नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी ज्यादा होगी। और अगर गर्मी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर होता है, जिसको हम डायurnal टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, तो डे और नाइट में आपका चेंजेस देखने को मिलेंगे। दिन में आपका गर्मी होगी, रात को सडनली आपका टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ये जो डायurnal टेम्परेचर है, डे और नाइट का चेंजेस, वो यहां पर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से यहां पर जो आपका बेसिकली पेड़ पौधे मिलेंगे, वो पेड़ पौधे कभी भी सदाबहार बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं दिखाई देंगे, डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट बनेंगे। डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम उनको कहते हैं जहां पर पेड़ों पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को ना मिले, पत्ते गिर जाएं, पतझड़ जैसे हो जाएं, तो इसी को अपन डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। एंड ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड अकर्स इन दिस क्लाइमेट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अब हम कौन से ग्रुप पर आ चुके हैं? एक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, एक ग्रुप आया समझ में। एक ग्रुप की अगर मैंने बात करी तो एक ग्रुप आपका ये वाला मैंने कंप्लीट कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए मैंने तुमको, कौन कौन सी जगह पर मिलते हैं, लोकेशन बता दी, कौन कौन से आपका फॉरेस्ट मिलेंगे वो भी बता दिया, और जितनी आपका बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरा कवर हो गया। अब जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपका बी ग्रुप में। बी ग्रुप किससे बिलोंग करता है? ड्राई क्लाइमेट से। किससे बिलोंग करता है? ड्राई क्लाइमेट से। ए वाला ग्रुप, सी वाला ग्रुप, डी वाला ग्रुप और ई वाला ग्रुप, ये एक कैटेगरी में, और जो बी वाला ग्रुप है वो क्या है? अलग कैटेगरी में। तो अब हम आपका बी वाले ग्रुप की तरफ जब चल रहे हैं, तो बी वाले ग्रुप में आपका क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम चलते हैं आपका ग्रुप के बारे में। तो देखो, ड्राई क्लाइमेट जो है, ड्राई क्लाइमेट की अगर बात करता हूं तो यहां पर जब भी वो ड्राई क्लाइमेट की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो बारिश का माहौल है, तो वो बारिश का माहौल आपका क्या हो जाएगा? वो बारिश का माहौल कम हो जाएगा। एंड दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इसका मतलब है कि जब बारिश ही नहीं पड़ रही है तो भैया कोई भी किसी भी तरीके के आपका जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगे? वो तो आपका ग्रो ही नहीं करेंगे। एंड दिस क्लाइमेटिक कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द प्लेनेट एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज लैटिट्यूड फ्रॉम 15 डिग्री टू 60 डिग्री। अब तुम अगर किसी भी आपका लैटिट्यूड की तरफ जाते हो तो 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री की तरफ आ जाओ, और 15 से 60 डिग्री, ये वाला जो रीजन है, एक 15 डिग्री से 60 डिग्री वाला आपका लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, और इसके अलावा लो लैटिट्यूड में 15 डिग्री से 30 डिग्री, एंड दे अकर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई वेयर सबसिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? एक तुम्हें आपका पिछले चैप्टर में मैंने बताया था नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर क्या होता है? गिर जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर गिर जाता है। और जब 1 डिग्री सेल्सियस गिरा तो जिस रेट से आपका टेम्परेचर गिर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। और अगर इसका इनवर्स प्रोसेस तुम देखो कि जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपका देते हैं। बट उस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से अगर तुम आपका ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में देखोगे तो बारिश वगैरह भी होती है, क्लाउड्स वगैरह भी बनते हैं, बट वो सेम फिनोमिना यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर जो सबसिस्टेंस है, जो हाई आपका प्रेशर वगैरह नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल प्रोड्यूस नहीं होगी, डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल। आगे, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एडजॉइनिंग द कोल्ड करंट। अब देखो, अब मैं तुमसे अभी कह ही रहा था कि अगर कोई भी कॉन्टिनेंट है और उसका वेस्टर्न पार्ट की तरफ तुम चले जाओगे, तो वेस्टर्न पार्ट की तरफ, जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि ज्यादातर जो आपका बेसिकली हमारे डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न पार्ट पे बनते हैं, ऐसे ही जो बहुत सारे कोल्ड करंट तुमको दिखाई देंगे, जो बहुत सारे कोल्ड करंट बनेंगे, वो ज्यादातर जो कोल्ड करंट बनेंगे वो वेस्टर्न साइड पे ही बनते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि ज्यादातर जो कोल्ड करंट आपको बनते हुए दिखाई दिए वो वेस्टर्न पार्ट पर, पर्टिकुलरली ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दे एक्सटेंड मोर इक्वेटरवर्ड्स एंड अकर ऑन द कोस्टलैंड। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो आपका क्या हुआ? ड्राई क्लाइमेट की तरफ। इन मिडिल लैटिट्यूड फ्रॉम 35 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहां पर? नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। दे आर कन्फाइंड टू द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट वेयर
मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स डू नॉट रीच एंड टू द एरियाज ऑफन सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। तो मोस्टली आपका, जैसे अगर तुमने देखा होगा इंडिया की तरफ भी अगर तुम देखते हो तो यहां पर अरावली रेंजेस है। अगर अरावली रेंजेस देखोगे तो जो पूरा वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, उसके नीचे वाले पार्ट से आपका जो है पूरा अरावली, तो वहां तक जो हमारी आपका जो विंटर जो एक मॉनसून में जितनी भी आपका हवाएं आती हैं वो हवा वहां तक पहुंचती है और अरावली के आपका पहाड़ होने के कारण वो नीचे रुक जाती है। तो जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड पर आपका हवाएं ना पहुंचने के कारण फिर वो वहां पर जो प्रेसिपिटेशन जानी चाहिए, जो हवाओं का मॉइस्चर जाना चाहिए, जो बारिश होनी चाहिए, वो प्रॉपरली ना पहुंचकर ऐसा रीजन बन जाता है। एंड ड्राई क्लाइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले स्टेपी टाइप। अभी मैंने आपका तुमको स्टेपी टाइप किससे दिखाया था? कैपिटल एस से। याद आ रहा है क्या? कैपिटल एस से स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई देगा और स्टेपी टाइप को सेमी एरिड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सेमी एरिड हो गया, फिर क्लाइमेट कौन सी कैटेगरी में आ गया? बीएस। बी क्या है? ग्रुप है, और कैपिटल एस क्या है? उसका सब ग्रुप है। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? बीडब्ल्यू। अब बीडब्ल्यू क्या है? डेजर्ट क्लाइमेट। बीडब्ल्यू क्या है? डेजर्ट क्लाइमेट। देयर आर फर्दर सब डिवाइडेड एज सब ट्रॉपिकल स्टेपी। अब इसको फर्दर आपका डिवाइड करो तो एक तो मेरे पास क्या हो गया? एक हो गया मेरे पास आपका स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब अगर मैं उसको और फर्दर डिवाइड कर दूं तो मुझे फर्दर डिवाइड करने के लिए क्या डिवाइड करना पड़ेगा? सब ट्रॉपिकल स्टेपी। अब एक तो आपका मेरे पास ग्रुप था बी, और बी क्या है? ड्राई क्लाइमेट। अब कैपिटल एस लिख दिया तो कैपिटल एस से क्या आया? स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब मुझे सब ट्रॉपिकल स्टेपी दिखाना है, तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी को दिखाने के लिए मेरे पास आपका जो ग्रुप जुड़ा वो जुड़ गया आपका स्मॉल एच के नाम से। तो अगर कहीं पर मैंने स्मॉल एच लिख दिया और बी एस लिखा हुआ मिला तो इसका मतलब है कि ये कौन सा ग्रुप है? सब ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में जुड़ जाएगा। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब सब ट्रॉपिकल की तरफ बात आएगी तो सब ट्रॉपिकल को डिफाइन करने के लिए एक नया आपका लेटर जोड़ दिया जिसका क्या नाम है? स्मॉल एच। तो अगर सब ट्रॉपिकल आपका डेजर्ट को जोड़ रहे हैं तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को जोड़ने के लिए बी और डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू से आपका क्या आ रहा है? डेजर्ट आ रहा है। बट अगर स्मॉल एच जोड़ लिया तो स्मॉल एच से क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं बी ग्रुप के बारे में बात करूंगा तो ड्राई क्लाइमेट, कैपिटल एस बात कर रहा हूं स्टेपी, कैपिटल डब्ल्यू बात कर रहा हूं तो कैपिटल डब्ल्यू इज डेजर्ट। अगर स्मॉल एच के बारे में बात कर रहा हूं तो स्मॉल एच बेसिकली डिफाइन करने के लिए है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये वो ग्रुप में आपका डिवाइड कर दिया। और सुनो, लेटीट्यूड फ्रॉम 15 टू 35 डिग्री एंड मिड लेटीट्यूड स्टेपी, मिड लेटीट्यूड स्टेपी, तो उसको डिफाइन करने के लिए जो वर्ड रखा गया है वो कौन सा है? बीएस तो है ही है, बीएस तो है ही है। मिड लेटीट्यूड में आपका डिफाइन करने के लिए के वर्ड आ गया, स्मॉल के। और मिड लेटीट्यूड अगर डेजर्ट को डिफाइन करना है तो बीडब्ल्यू लिखो और उसके आगे क्या लगा दो? के लगा दो। तो मेरी बात सुनो, अगर तुमको कभी भी मिड लैटिट्यूड ड्राई वाले आपका क्लाइमेट के अंदर मिड लैटिट्यूड की बात करें तो मिड लैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास स्मॉल के आ गया। और अगर वो तुमसे बात करे कि कभी भी तुम्हें आपका सब ट्रॉपिकल दिखाना है, सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास कौन सा ग्रुप आ गया? एच आ गया, स्मॉल एच। स्मॉल एच स्मॉल के की कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो लिख दो, अगर आ गई है तो लिख दो, अगर नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करो, फिर देखो। आई गारंटी 110% समझ में आएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो अभी यहां से डंडा भेज रहा हूं और कुटाई ऐसी करूंगा, क्योंकि बेटा जिस राह पर तुम चल पड़े हो उस रास्ते से वापस आना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भैया जब आप पढ़ा रहे थे ना तो मैं कहीं और ख्यालों में खोया हुआ था। आज मुझसे आपका किसी ने हाई कर दिया था क्लास में, अब मैं उसी के सपने देख रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि कल उसको क्या गुलाब का फूल दे दूं, क्या मैं उसके लिए चॉकलेट लेके जाऊं। तो बेटा डंडा आपका आएगा और आपका ऐसा आएगा कि बिल्कुल धनाधन सुताई हो जाएगी। तो जिस राह पर तुम जा रहे हो उस राह से वापस लाने का काम भी है मेरा। ऐसा नहीं है कि तुमको जाने देंगे डायरेक्शन पे, कुटाई हो जाएगी। वापस आओ, इधर देखो, इधर इधर इधर। ठीक है, 4 पॉइंट समझाए। एक तो आपका बीएस समझाया, बीएस बेसिकली बी ग्रुप है। कैपिटल एस इज बेसिकली सब, ये कैपिटल एस किसके लिए था? कैपिटल एस स्टैंड्स फॉर स्टेपी टाइप। अब अगर कैपिटल डब्ल्यू तो बेसिकली आपका डेजर्ट है ना, और ये स्मॉल एच दोनों तरफ सब ट्रॉपिकल। के स्मॉल के तो स्मॉल के इज बेसिकली सब लैटिट्यूड वाला इलाका या लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड वाले इलाके, और बाकी बी एस और बी डब्ल्यू तुमको पता है। अब जरा एक एक करके डिफाइन कर लें इसको।
चलो भैया कर दो अब इसके लिए डिफाइन। तो सुनो, अब जैसे सब ट्रॉपिकल स्टेपी है एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, समझो जरा ध्यान से। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि सब ट्रॉपिकल स्टेपी की बात करता हूं, तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी में आपका देखो एक तो कैपिटल बी, एक कैपिटल एस और स्मॉल एच। अब ये सब ट्रॉपिकल स्टेपी जो तुमको दिखाई दे रहा है एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट दिखाने के लिए कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच, ठीक है, हैव कॉमन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके पास जो आपका टेम्परेचर दिखाई देगा और जो प्रेसिपिटेशन होगी वो दोनों की लगभग कैसी दिखाई देगी, एक जैसी दिखाई देगी। लोकेटेड इन द ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन समझते हो, अगर मैं किसी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जा रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने तुमको लेयर्स पढ़ाई थी, तो जब मैं ट्रोपोस्फेयर से निकलकर स्ट्रेटोस्फेयर में जाता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या मिलता है, मुझे आपका ट्रोपोपॉज मिलता है। तो ट्रोपोपॉज क्या है मेरा, स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के लिए जो एक ट्रांजिशन जोन है, जहां से मैं अपनी जो लेयर है वो चेंज कर रहा हूं, उसी को ट्रांजिशन जोन कहते हैं। बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट, किस किस के बीच में है, ह्यूमिड क्लाइमेट के बीच में और ड्राई क्लाइमेट के बीच में आपका ट्रांजिशन जोन बनाती है। सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव्स स्लाइटली मोर रेनफॉल। अब क्या मतलब बोला उसने, जहां पर स्टेपी है, स्टेपी में थोड़ी बहुत तो बारिश होगी कंपैरेटिव टू आपका डेजर्ट। अब डेजर्ट में चले जाओगे तो यार वहां पर तो बारिश का आपका ऐसा हो जाता है कि यार कभी पड़ गई तो भाई साहब आपका लोग नाचने लग रहे हैं, घूमर घूमर घूमर। अब वो भाई साहब वो घूमर चल रहा है, पर देखो राजस्थान वाले लोग बहुत अच्छे हैं, पर मैं मजाक के लिए आपका ये टर्म यूज कर लेता हूं कि मतलब ताकि तुमको कनेक्ट हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात। नहीं तो एक नंबर लोग है, पानी बहुत है राजस्थान में, समझ रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि राजस्थान में पानी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि भैया राजस्थान में पानी नहीं है तो मैं कुटाई कर दूंगा तुम्हारी, बहुत पानी है, राजस्थान से लगाव है मुझे, पर्सनल लगाव है, ठीक है, जैसे एमपी से लगाव है मुझे, ऐसे ही आपका राजस्थान से भी है। बट है क्या कि मतलब वहां पर आपका जो है लोग जैसे डेजर्ट वाले इलाके हैं तो वो घूमर चालू कर देते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अब हुआ क्या कि ये ऐसे ही आपका जो है, अगर तुम डेजर्ट वाले रीजन में देखोगे तो डेजर्ट वाले रीजन में क्या हो जाता है, बारिश बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, यहां पर बहुत मतलब स्लाइटली पड़ गई, तो यहां पर कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बारिश हो जाएगी। एंड एडिक्वेट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड, समझ रहे हो मेरी बात। इतनी तो हो ही जा रही है कि छोटे छोटे आपका जो ग्रासलैंड है, जो आपका घास दिखाई देगी वो दिख जाएगी। द रेनफॉल इन बोथ द क्लाइमेट इज हाईली वेरिएबल। तो अब तुम देखोगे तो यहां पर रेनफॉल क्या है, बहुत ज्यादा वेरी करती है, किसी में थोड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, किसी में बिल्कुल ही आपका जो है गायब हो जा रही है। वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल अफेक्ट्स द लाइफ इन द स्टेपी मच मोर देन इन द डेजर्ट। अब स्टेपी में छोटी मोटी ग्रासलैंड है और वहां पर जो आपका पेड़ पौधे हो रहे हैं या जो वहां के आपका छोटे मोटे जानवर होंगे जो ग्रो कर सकते हैं हल्की फुल्की बारिश के अंदर, वो ज्यादा इंपैक्ट होंगे किसके कंपैरिजन में, जो डेजर्ट वाले इलाके के। क्लियर इतनी बात, बहुत बढ़िया। मोर ऑफन कॉजिंग फेमाइन। अब फेमाइन कैसे आ गया भैया, अगर मैं आपका देख रहा हूं तो जब बारिश ही नहीं पड़ेगी तो आपका क्या आएगा, फेमाइन आ जाएगा। क्या हो गया भैया, अरे दादा क्या देख रहे थे नीचे, अरे मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, तुम देखो इधर, मैं तो ऐसा देख रहा था कि नीचे आपका छिपकली आ गई, फेमाइन मतलब आपका ड्रॉट जैसी कंडीशन आ गई है। तो अगर तुम बारिश ही नहीं देख रहे हो और बारिश आपका आ ही नहीं रही है, अब जब फेमाइन उमाइन आई गई है तो फेमाइन के आने के बाद आपका क्या देखते हो तुम कि रेन अकर्स इन शॉर्ट इंटेंस थंडर शावर्स इन डेजर्ट एंड इज इनइफेक्टिव इन बिल्डिंग सॉइल मॉइस्चर। तो एक तो जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है यहां पर, समझ रहे हो। फॉग इज कॉमन इन कोस्टल डेजर्ट बॉर्डरिंग कोल्ड करंट। उन इलाकों में जहां जहां पर कोल्ड करंट बनता हुआ दिखाई देगा तुमको, और वो इलाके आपका डेजर्ट वगैरह वाले आसपास के हैं, तो वहां पर जो सबसे कॉमन एक्टिविटी मिलेगी वो फॉग मिलेगी। आई होप कि फॉग, मिस्ट, इन सब के बीच में डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा, हाँ आ रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर इन द समर इज वेरी हाई। अब यहां पर कई बार ऐसा हो जाएगा कि जरा देखना बहुत ध्यान से, हाईएस्ट शेड टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड एट अल अजीजिया, जो कि आपका कहां पर देखने को मिलता है, लीबिया के अंदर देखने को मिलता है। और वो कब देखना गया, 13 सितंबर 1922 को। अब तुम सोचो इतना भयंकर टेम्परेचर, खतरनाक ही आपका कंडीशन। द एनुअल एंड डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर ऑल्सो हाई। तो जो पूरे साल का टेम्परेचर है और जो डे और नाइट का टेम्परेचर है, जो डे और नाइट का टेम्परेचर है, उसमें भी आपका बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं वार्म टेम्परेट की तरफ। अब वार्म टेम्परेट मतलब जब मैं आपका जा रहा हूं, तुमने ये बात समझ में आ गई तुमको, ये पूरा आपका समझ में आ गया, BSH फिर BWH और फिर ये चारों आपका जो टाइप के क्लाइमेट है ये समझ में आ गए, बहुत ही सही। अब मैं अगर तुमसे बात करूं तो अब मैं तुमको जा रहा हूं वार्म टेम्परेट की तरफ लेकर।
अब जरा वार्म टेम्परेट की तरफ तुम जाते हो तो वार्म टेम्परेट पर जाते हुए कौन सी कैटेगरी आ गई है अपनी, अब आ गए अपन सी टाइप के ग्रुप में। और ये यहां पर क्या मिलेगा, ये मिड लैटिट्यूड वाले रीजन है, यहां पर मिड लैटिट्यूड आपको दिखाई दे जाएगा। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, एक एक बात सुनना मेरी काम की, ठीक है। सुनो देखो, वार्म टेम्परेट की जब मैं बात करता हूं, मैं फिर से आपका वही बात कर रहा हूं कि जब भी मैं आपका 30 डिग्री के ऊपर जाऊंगा तो 30 डिग्री के ऊपर जाते हुए बेसिकली 30 से 50 डिग्री तक का इलाका जो है वो लैटिट्यूड के वाइज आपका जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यहां पर तुमको आपका बेसिकली ये वाला क्लाइमेट ग्रुप दिखाई देगा। और अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर दूं तो ये ग्रुप्ड है आपका 4 टाइप में। कितने चार्ट में, 4 टाइप में। सुनो कौन कौन से। सबसे पहले है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। सबसे पहला कौन सा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जहां पर ड्राई इन विंटर एंड हॉट इन समर। अब अगर मैं एक बात तुमसे पूछूं कि ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, ड्राई इन विंटर मतलब आपका जो ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप है CW। अब C ग्रुप है और W क्या है, स्मॉल W की जब हम बात कर रहे हैं तो वो विंटर्स की बात कर रहे हैं। क्या भूल गए, दोबारा भूल गए, दोबारा से एक बार याद दिलाता हूं। अगर जो बच्चे भूल चुके हैं उनको एक बार दोबारा से आपका याद करना है कि यहां पर जब हम W की बात करें, स्मॉल W की, तो ये विंटर ड्राई सीजन आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, विंटर ड्राई सीजन आपको दिखाई दे रहा है। अब सुनो बहुत ध्यान से, CW की तरफ आए तो यहां पर ड्राई इन विंटर्स एंड हॉट इन समर, एंड हॉट इन समर। तो अब ये जो ए वाला आपका छोटा स्मॉल ए आ गया, इसके बारे में तुमको पता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में आ गए। इसके बाद आते हैं मेडिटेरेनियन वाले इलाके में। अब तुम्हें अगर कभी भी तुमसे पूछे कि मेडिटेरेनियन सी तुमको पता है कहां कहां पर, जैसे कभी तुम देखोगे तो ये यूरोप है और ये नीचे आपका अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका के जस्ट बीचों बीच में, यहां पर इसके बीच में आपका एक सी लाई करता है जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, और इसके आसपास का जो भी क्लाइमेट है उसी क्लाइमेट को कहा जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये सी है, कैपिटल सी, और कैपिटल सी के साथ स्मॉल एस। अब स्मॉल एस की बात करी है तो स्मॉल एस तुमको याद आ रहा है क्या, अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो मैं याद करा देता हूं एक बार। स्मॉल एस स्टैंड्स फॉर समर, स्मॉल एस स्टैंड्स फॉर समर। तो यहां पर आपका जो है बेसिकली कौन सा ग्रुप, समर वाला ग्रुप आपका दिखाई देगा। अब आते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन पर, जिसका क्या मतलब है, नो ड्राई सीजन एंड माइल्ड विंटर्स। इसका मतलब हो गया कि अगर अब तुम यहां पर जा रहे हो धीरे धीरे कर तो जैसे 50 डिग्री के आसपास तुम आ गए, 40 से 50 डिग्री के आसपास, तो अब यहां पर विंटर्स बढ़ने लग जाएंगे, और विंटर्स आने लग जाएंगे तो ठंड बढ़ने लग जाएगी, और ठंड बढ़ने लगेगी तो मजेदार कहानी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का मतलब है कि कैपिटल FC और फिर F और फिर B, ठीक है। ये जो ग्रुप्स हैं ये इनसे आपका डिफाइन किए गए हैं। अब CWA तुमसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, स्मॉल एस और कैपिटल सी तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल तो इसके चक्कर में नो ड्राई सीजन एंड वाइल्ड बेसिकली विंटर्स, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट तो CFB, ठीक है। अब आते हैं आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पे। सुनो एक एक करके सुनो, जब बात कर रहे हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पे तो हम बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली पोल वर्ड्स वाली साइड पर जाता हुआ तुमको दिखाई देगा। पोल वर्ड का मतलब समझ रहे हो, पोल वर्ड का मतलब होता है कि जहां पर हम आपका दिखाई देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के इलाके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड जाएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड जाएंगे तो उसके साइड आपका जो तुमको दिखाई देंगे वो बेसिकली आपका क्या दिखाई देगा, ये वाला टेम्परेचर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, एंड मेनली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड साउथ चाइना। तो अब अगर तुम जाओगे तो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आपका कहां कहां पर दिखाई देंगे, जैसे यूपी का इलाका हो गया, उत्तराखंड के जो बेसिकली प्लेन्स वाले इलाके हैं, या फिर मैदानी क्षेत्र जहां जहां पर है गंगा के आसपास के रीजन, वो नॉर्थ इंडियन प्लेन और साउथ चाइना वाले इलाके में आपको दिखाई देंगे। द क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब किसी किसी को आपका यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया AW कहां चला गया, तो बेटा थोड़ी देर पहले अभी ये AW पढ़ाया था, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसके जैसा जैसा आपका क्लाइमेट कहां पर दिखाई दे रहा है, इसके जैसा जैसा क्लाइमेट आपको यहां पर दिखाई देगा इस वाले इलाके में, ठीक है। एंड क्लाइमेट एक्सेप्ट दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म। तो यहां पर टेम्परेचर कैसा दिखाई देगा, विंटर में वार्म दिखाई देगा। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपका कहां पर, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की तरफ। बहुत ध्यान सुनना, उसके नाम में ही उसके आपका टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि अगर मैं कैपिटल C की बात कर रहा हूं और उसके मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के आसपास की रीजन है, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के आसपास का जो रीजन है वो मेडिटेरेनियन सी से बिलोंग करता है, एंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड बिटवीन
30 डिग्री टू 40 डिग्री लेटीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल कैलिफोर्निया, फिर उसके अलावा आपका चिली की बात हो रही है। चिली साउथ अमेरिका में आपका सबसे लंबी सी आपका एक कंट्री दिखाई देगी ऐसे मिर्च की शेप की, उसी को चिली कहते हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया कहां पर है? कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में आपका कैलिफोर्निया, एक बड़ी फेमस कोट है, वैसे मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बच्चे आपका जो है बढ़िया लोग हैं। कैलिफोर्निया बीच एंड कैलिफोर्निया, मतलब अब आगे आपका जो है फिर तुम समझ जाओ, आर वेरी फेमस, ठीक है। हाँ, तो चिली आपका साउथ अमेरिका में है और आपका कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में पड़ जाएगा। एंड अलोंग द कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दीज एरियाज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई इन समर एंड वेस्टर्ली वाइंड इन विंटर्स। तो अगर तुम देखोगे तो जब बेसिकली आपका समर्स का टाइम आएगा तो वहां पर सब ट्रॉपिकल हाई की कंडीशन, और अगर वेस्टर्ली विंड की बात करोगे तो वो विंटर्स में दिखाई देंगी। हेंस द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट कॉमा ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। ये वाला जो एक पूरा इलाका है ये आपको दिखाई देगा। मंथली एवरेज टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में कहां चला जाता है? 10 डिग्री से आपका नीचे चला जाएगा। इसीलिए जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में आपका लाई करती हुई दिखाई देगी। दोबारा बोल रहा हूं, 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में आपका लाई करेगी। बहुत बढ़िया। अब आते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पे। कैपिटल सी, स्मॉल एफ, स्मॉल ए। Humid subtropical climate lies on the eastern part of continent in subtropical latitude. In this region, the air masses are generally unstable and causes the rainfall throughout the year. अब दो मास है तो दो एयर मासेस आपका राइज करेंगे। एक वार्म एयर मास राइज कर रहा है, एक आपका जो है बेसिकली कोल्ड एयर मास राइज कर रहा है। तो जब दो एयर मासेस आपका दिखाई देंगे तुमको और वो बहुत ही अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे बारिश दिखाई देगी। दे अकर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में दिखाई देगा। सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, चाहे तुम आपका सदर्न वाले पार्ट में चले जाओ चाहे ईस्टर्न वाले पार्ट में चले जाओ चाइना में। इसके अलावा सदर्न जापान के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना कहां मिलेगा? साउथ अमेरिका में। सदर्न जापान, नॉर्थ ईस्ट अर्जेंटीना कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको बेसिकली साउथ अमेरिका में। कोस्टल साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा आपका अगर आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द एनुअल एवरेज ऑफ प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 75 से लेकर 150 आपका सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिलेगी। और थंडरस्टॉर्म आपका कब दिखाई देंगे? जब गर्मी होगी। एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? रुक जाओ सर, वो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कौन सी थी? दो फ्रंट आपस में देखने को मिले और वार्म फ्रंट राइज कर गया, कोल्ड फ्रंट सबसाइड कर गया, इसकी वजह से जो आपका बारिश हो रही है उसी को तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कह रहे थे। कब हो रही है? विंटर्स के समय पर। कब हो रही है? विंटर्स के समय पर आपका हो रही है। विंटर्स के समय पर आपका बारिश देखने को मिल रही है, कॉमन है। मीन मंथली टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। कितना देखने को मिलेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। एंड इन विंटर्स इट वेरीज फ्रॉम 5 to 12 डिग्री सेल्सियस। द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब अगर टेम्परेचर आपका स्मॉल है तो टेम्परेचर के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा कि यहां पर जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा आपका वेरिएशंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा, अब आते हैं मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की तरफ। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये रहा कैपिटल सी, ये रहा स्मॉल एफ और ये रहा स्मॉल बी। ठीक है, अब मरीन कोस्ट क्लाइमेट की तरफ जब तुम देखोगे तो इट इज लोकेटेड एट पोलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरियन क्लाइमेट। अब मेडिटेरियन सी कहां पर है? ये आपका यूरोप और ये नीचे आपका अफ्रीका। ठीक है, द मेन एरियाज आर, कौन कौन से एरियाज हैं? एक तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, सदर्न चिली, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये वो इलाके हैं जो कि बिल्कुल मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के आपका आसपास देखे जाएंगे। इनके पास क्योंकि मरीन इंफ्लुएंस है, आसपास का रीजन आपका बिल्कुल एकदम ओशियंस जैसा है, यहां का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका मॉडरेट है। एंड इन विंटर्स इट इज वार्मर देन फॉर इट्स लैटिट्यूड। तो अगर सर्दियों के टाइम पर जाते हैं तो वहां पर आपका कंपैरेटिवली कैसे दिखाई देंगे? गर्मी दिखाई देंगे, क्योंकि ओशियंस का आपका इंफ्लुएंस वहां पर दिखाई देता है। द मीन टेम्परेचर इन समर मंथ्स ranges from 15 degree to 20 degree Celsius
and in winters 4 degree Celsius to 10 degree Celsius. Annual and daily range of temperature are small. ये बहुत ज्यादा आपका छोटे दिखाई देंगे. Precipitation occurs throughout the year. पूरे साल आपका बारिश देखने को मिलेगी. And the precipitation varies greatly from 50 to 250 सेंटीमीटर. बहुत ज्यादा बारिश, बहुत कम भी बारिश होती है, तो चेंजेस आपका होते जाते हैं. अब हम कौन से ग्रुप की तरफ आ गए? अब हम आ गए डी ग्रुप की तरफ. अब अगर मैं डी ग्रुप की तरफ जाता हूं तो डी ग्रुप लिटरली मतलब 50 डिग्री के ऊपर आपका मैं जा रहा हूं, 50 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जा रहा हूं. इसका मतलब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट अकर्स इन द लार्ज कॉन्टिनेंट. कहां पर दिखाई देंगे? लार्ज कॉन्टिनेंट एरिया में दिखाई देंगे. एंड इन नदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. अब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में. पहला, अगर डी ग्रुप को देख रहे हो तो कहां पर है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट? स्मॉल एफ लगा दूंगा तो स्मॉल एफ में ह्यूमिड विंटर्स, स्मॉल एफ में ह्यूमिड विंटर्स. उसके अलावा स्मॉल डब्ल्यू लगा दूंगा तो उसमें दिखाई देगा ड्राई विंटर्स. अगर मैं आपका लिख रहा हूं स्मॉल एफ तो स्मॉल एफ के अंदर ह्यूमिड विंटर्स, अगर मैं लिख रहा हूं स्मॉल डब्ल्यू तो तुम्हें दिखाई देगा आपका ड्राई विंटर्स. तो अगर मैं डी के साथ कुछ भी लगा रहा हूं तो ये एक सब ग्रुप बन रहा है. एंड द सीवियरिटी ऑफ विंटर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन हायर लैटिट्यूड. अब वो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहां पर आपका विंटर्स क्या होते जाएंगे? और ज्यादा आपका डार्क होते जाएंगे. जैसे समय रैना की कॉमेडी आपका डार्क है ना, ऐसे ही आपका क्या है, विंटर्स भी आपका डार्क है. अब देखो, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, कैपिटल डी और स्मॉल डब्ल्यू. सुनो, ये कहां कहां पर दिखाई देते हैं? सबसे पहले मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर, एंटी साइक्लोन एंड इट्स वीकनिंग इन समर सेट्स इन मॉनसून लाइक रिवर्सिबल ऑफ मॉनसून इन द रीजन. तो एक तो ये रीजन एंटी साइक्लोनिक वाला. पोलवर्ड समर टेम्परेचर आर लोअर एंड विंटर टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो with many location experiencing below freezing point temperature for up to 7 months in a year. ये बात हमको पता है कि जैसे जैसे आपका बेसिकली हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, जो सन रेज हैं वो सन रेज आपका क्या होने लग जाती हैं? वो कम होने लग जाती हैं. और जितना मैं ऊपर जाऊंगा तो जब सन रेज कम होंगी तो विंटर्स आपका मुझे कैसे दिखाई देंगे? बर्फ आपका मुझे कैसी दिखाई देगी? वो मुझे ज्यादा दिखाई देगी. तो विंटर्स मंथ में तो आपका लगभग 7-7 महीने आपका बिल्कुल बर्फ. और उसके अलावा समर्स में भी आपका क्या हो जाता है, जब हम पोलवर्ड जाते हैं तो मतलब टेम्परेचर आपका गिरा हुआ ही रहता है. इसके अलावा प्रेसिपिटेशन अकर्स इन समर. कब देखने को मिलेगी बारिश? समर्स में भी आपका बारिश हो रही है. तो इसका मतलब आपका बहुत ज्यादा गर्मी देखने को ही नहीं मिल रही है. एंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 12 to 15 सेंटीमीटर. अब इसी के बाद अगर मैं डीएफ पर आ जाऊं, कैपिटल डी और स्मॉल एफ, सो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स अकर्स पोलवर्ड ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट एंड मिड लैटिट्यूड स्टेपी. स्टेपी समझ गए? स्टेपी मतलब आपका जो है बेसिकली कैपिटल एस वाला इलाका याद आ रहा होगा. एंड द विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई. सर्दियों में तो आपका बारिश की जगह आपका बर्फ पड़ रही है वहां पर. फ्रॉस्ट फ्री स्नो इज शॉर्ट एंड एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर लार्ज. बहुत ज्यादा आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में चेंजेस, वेदर भी चेंज होगा. एंड पोलवर्ड्स द विंटर आर मोर सीवियर. मतलब जैसे जैसे जाओगे तो वहां पर इतने बुरा रखेगा कि सब कुछ आपका, इवन खाना भी आपका क्या हो जा रहा है, जम जा रहा है. समझ रहे हो मेरी बात? अब हम जाते हैं आपका ई टाइप ऑफ क्लाइमेट की तरफ. और जब मैं ई टाइप की तरफ जा रहा हूं तो मैं प्रॉपर आपका पोलर रीजन्स में पहुंच चुका हूं. और पोलर रीजन का मतलब है कि मैं 70 डिग्री के आसपास की आपका बात कर रहा हूं. उसमें 2 तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे. एक को हम ई से डिफाइन करते हैं. ई तो आपका ग्रुप हो गया पोलर क्लाइमेट. और कैपिटल टी जब मैं बोलूंगा तो इसको मैं कह रहा हूं तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. सुनना बहुत ध्यान से, 2 तरीके की वेजिटेशन होती है. एक होती है तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन और एक होती है टाइगा टाइप ऑफ वेजिटेशन. तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में थोड़ी हल्की फुल्की आपका जो वेजिटेशन है वो दिखाई आपको दे सकती है. देखना इस बात को, समझ रहे हो मेरी बात? या एक मिनट रुक जाओ, अभी पहले ना आपका मैं तुमको समझा दूं एक बार, फिर इसके तुंद्रा और टाइगा के बीच में आपका डिफरेंस समझाऊंगा. रुको, तसल्ली रखो. अब जैसे तुंद्रा है तो तुंद्रा जिसको हम ईटी से डिफाइन करते हैं, ई कैपिटल ई और टी, इज द टाइप ऑफ वेजिटेशन लाइक लो ग्रोइंग मॉसेस, लिचन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. इसका मतलब है कि जहां पर भी तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन तुमको देखने को मिल रही है वहां पर थोड़ा बहुत वेजिटेशन का नामो निशान तुमको देखने को मिलेगा. बट अगर मैं इसी के साथ आपका टैगा टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात करूं
तो मतलब यहां पर आपका जो बेसिकली वेजिटेशन होगी वो बिल्कुल या तो खत्म की तरफ जारी होगी या देखने को ही नहीं मिलेगी, लाइक लो ग्रोइंग, एंड दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, जम गई है बिल्कुल एकदम। द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉजिंग सपोर्ट्स ओनली लो ग्रोइंग प्लांट, बहुत छोटे छोटे आपका श्रब्स या फिर प्लांट्स आपका दिखाई देंगे, कम वेजिटेशन। ड्यूरिंग समर द टुंड्रा रीजन हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, डे लाइट। अब ये बहुत ही भयंकर सी कहानी है। इसके अलावा अगर तुम जाओगे तो आइस कैप की तरफ चलते हैं। आइस कैप क्लाइमेट कैसा दिखाई दे रहा है, कैपिटल ई और एफ, ठीक है, कैपिटल एफ है ये वाला, है ना। अकर्स ओवर इंटीरियर ग्रीनलैंड। अब दो तरीके के आपका रीजन है, एक है आपका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पता है तुमको, ग्रीनलैंड पता है किसी को? ग्रीनलैंड आपका देखने को मिलेगा, एक तरफ आपका यूरोप चले जाओगे और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में आपका ग्रीनलैंड की कंडीशन है। एंड अंटार्कटिका वाला जो रीजन है, अंटार्कटिका कहां मिलेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाओगे, ठीक है। द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा कम, एकदम आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा। द एरिया रिसीव वेरी लेस या लिटिल प्रेसिपिटेशन, क्यों, सब कुछ तो बर्फ जमी हुई है वहां पर, जब स्नोफॉल ही नहीं हो रही है, टेम्परेचर राइज ही नहीं हो पा रहा है, लो प्रेशर की कंडीशंस आपका बहुत कम मिल रही हैं, फ्रंट्स भी आपका गायब हो चुके हैं, तो फिर बारिश होगी तो होगी कहां से। इसके अलावा स्नो एंड आइस गेट एक्यूमुलेटेड एंड माउंटिंग प्रेशर causes the deformation of the ice sheet and they break। तो अब बहुत बड़े बड़े आइस शीट, ग्लेशियर ऐसे टाइप बन जाते हैं और धीरे धीरे कर फिर वो क्या होंगे, ब्रेक होते जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है बड़े बड़े आइसबर्ग, जैसे तुमने टाइटैनिक समझ रहे हो, वो टाइटैनिक में बड़े बड़े आइसबर्ग आपका दिखाई देते हैं, फ्लोट इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर, और फिर वो टकरा जाते हैं टाइटैनिक जैसे, फिर वो भी जहाज डूब जाता है। इट विल नेवर सिंक बट एवरीथिंग हैज अ टाइम, सो इट इज योर टाइम टू स्टडी, ये तुम्हारा टाइम है, पढ़ाई करोगे, आज सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ मिल सकता है जो तुम्हें चाहिए। अगर आज कहीं से भी छोटी सी भी आपका उम्मीद जग गई तो यकीन मानो कि यहां से आपका सब लोग एक होप से तुमको देखेंगे। तुम्हारी होप सिर्फ तुम ही हो, दुनिया डीमोटिवेट करने के लिए बैठी है, पर मोटिवेशन कौन है, मेरा मैं खुद मोटिवेशन हूं। मुझे किसी दूसरे की आपका जरूरत ना पड़े कि आकर किसी के ऊपर मेरी आपका जिंदगी निर्भर कर रही हो या कुछ हो रहा हो, नहीं सर, नहीं। भगवान के अंश हो तुम, जैसे वो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तो तुम मतलब हार तो नहीं सकते, तो तैयारी आपका सॉक सॉलिड करनी है। इसीलिए कुछ ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा घमंड हो गया, इस बहुत बड़ी दुनिया के, इस बहुत बड़े ब्रह्मांड के इतने से पार्ट हो तुम। सो बी हम्बल टू पीपल विदाउट एनी रीजन, स्टॉप गिविंग that you are something, just be ground to the people, be humble and let the world comes and sink in you। बैठेगा, सब कुछ बैठेगा, आएगा, सब कुछ तुम्हारे ही पास आएगा, बट उसके लिए तुम्हें बुलाना पड़ेगा, लोगों को आपका समझना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, they move iceberg that float in Arctic and Antarctic waters, प्लेट्यू स्टेशंस अंटार्कटिक 79 डिग्री साउथ पोर्ट्रे दिस क्लाइमेट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हाईलैंड्स की तरफ। अब हाईलैंड्स आपका जो क्लाइमेट है, दे आर गवर्न्ड बाय द टोपोग्राफी, ठीक है। हाई माउंटेन्स रीजन में क्या होता है, जहां पर लार्ज चेंजेस देखने को मिलते हैं मीन टेम्परेचर में, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में आपका देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन टाइप एंड इंटेंसिटी आर वेरी स्पार्सली अक्रॉस हाईलैंड। There is vertical zonation of layering of climate types with elevation in the mountain environment। तो हाईलैंड बेसिकली आपका एक मतलब माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे, बट ज्यादातर तुम देखोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में आपका क्या हो जाते हैं, चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है ना आज के समय पर, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमी, बहुत सारे आपका रीजंस, बहुत सारी चीजें आपका टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। Our understanding of climate as it prevails now, this type of climate we experience now might be prevailing over the last 10,000 years with minor and occasionally wide fluctuations। अब मान लो जैसे आज क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है, तो इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, देखो टेम्परेचर आपका अर्थ का बढ़ता जा रहा है, उसके बाद दूसरा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ दूसरी ये चीज हो रही है कि भाई जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, कई सारे आपका जो है बेसिकली जितने भी आइलैंड्स थे वो डूबते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर आपका लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। बट बिलीव मी, द अर्थ नीड अस, द अर्थ लिटरली नीड अस, क्योंकि अगर आज हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं किया, सो वी आर
गोइंग टू फेस अ डिफिकल्ट चैलेंज जो कि कभी आपका संभाल नहीं पाएंगे हम, समझ रहे हो। तो द प्लैनेट अर्थ हैज विटनेस्ड मेनी वेरिएशन इन क्लाइमेट सिंस द बिगिनिंग, और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स सम शो अल्टरेशन ऑफ ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड। कभी कभी ऐसा, आज जैसे आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो एक समय ऐसा भी रहा होगा जहां पर आपका क्या हुआ होगा, जहां पर हमको आपका ग्लेशियल एक्टिविटी देखी होंगी, जहां पर जम गया होगा सब कुछ, है ना। तो वो एक टाइम भी आपका आया होगा वैसा, है ना। The sediment deposit in glacial lakes also reveal the occurrence of warm and cold period. अब जो वहां पर आपका हमको अलग अलग छोटे छोटे ग्लेशियल लेक्स के अंदर सेडिमेंट्स मिले हैं, उन ग्लेशियल लेक से हमें यह पता लगा है कि एक समय आपका बेसिकली वार्म क्लाइमेट होता होगा और एक समय कोल्ड पीरियड भी होता होगा। द रिंग्स इन द ट्री प्रोवाइड क्लूज अबाउट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, और जो आपका पेड़ों के अंदर जो हमारे पास रिंग्स हैं वो भी हमें इस बात की आपका क्या देते हैं, एक तरीके से अक्रेंस देते हैं। Records describe the vagaries and in climate. All these evidence indicate that the change in climate is a natural and continuous process. जैसे मैंने तुम्हें पेंजिया पढ़ाया था, तो आज वो पेंजिया टूटकर आपका पेंथालासा, फिर आपका उसके अलावा बड़े बड़े दो लॉरेशिया और गोंडवाना प्लेटलेंड, फिर उनसे 7 कॉन्टिनेंट, एक समय ऐसा आएगा कि फिर से सब एक बन जाएगा। फिर उसके बाद जब वो सब एक हो जाएंगे फिर क्या होगा, फिर से वो टूटेगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एंड इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। Archaeological findings show that the Rajasthan desert experienced wet and cold climate around 8000 BC के अराउंड। ऐसा हुआ होगा। तुम सोचो राजस्थान में आपका जो बेसिकली वेट एंड कूल क्लाइमेट, खतरनाक, मतलब झूमर झूमर नाचे वाला हिसाब हो गया होगा, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, खतरनाक है वो। और इस पीरियड में 3000 से 1700 BC हैड हायर रेनफॉल फ्रॉम अबाउट 2000 से लेकर 1700 BC। दिस रीजन वाज द सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा रीजन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। पढ़ा है ना हिस्ट्री में, आयुष मैम पढ़ा रही हैं, उधर सिद्धार्थ सर आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी मौज हो रही है भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में तुमने पढ़ा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की वजह से ड्राई कंडीशन एसिडेटेड सिंस देन इन द जियोलॉजिकल पास्ट द अर्थ वाज वार्म सम 500 to 300 मिलियन ईयर्स एगो। और यहां पर एक तो कैम्ब्रियन फेज है, ऑर्डोविशियन है, सिलूरियन है। ये पीरियड आपका याद आ रहे हैं, कोई एक चार्ट पढ़ाया था मैंने, कहा था कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो तुम्हें सिर्फ याद रखने हैं। और प्लिस्टोसिन एक एज है, एपॉक। देखो एपॉक क्या होता है, एपॉक सबसे बड़ा होता है, समझ रहे हो मेरी बात। मैं छोटा सा आपका समझाता हूं, उसके अंदर एक आपका जो एजेस आ जाती है, उसी के अंदर आपका प्लिस्टोसिन एपॉक है। ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स अकर, द लास्ट मेजर पीक ग्लेशियल पीरियड वाज अबाउट 18,000 ईयर्स एगो। तो वहां पर आपका क्या हुआ होगा, बहुत ही हाईएस्ट आपका ग्लेशियल पीक होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर वार्म एज आ गई होगी। एंड द प्रेजेंट इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्टेड 10,000 ईयर्स एगो। क्लियर है इतनी बात। फिर अब ये वार्म एज आपका चलती जाएगी और फिर वो समय के साथ आपका दोबारा से चेंजेस आएंगे। तो ये क्लाइमेट आपका जो है बेसिकली वेरिएबल्स हैं। 19 डिकेड्स ऑफ लास्ट सेंचुरी विटनेस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, बहुत चेंजेस हुए हैं। जैसे अभी पिछले ही साल आपका बहुत सारी ऐसी लेक्स थी इटली वगैरह के अंदर, यूरोप के अंदर, जो कि आपका सूख गई। एक्सट्रीम आपका जो है बेसिकली क्या चल रही है, हॉट वेव्स या हीट वेव्स आपका चल रही हैं, समझ रहे हो मेरी बात। 1990s रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सेंचुरी एंड सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स अराउंड द वर्ल्ड। तुम्हें पता है 2004 में सुनामी भी आई थी, भयंकर, समझ रहे हो, इंडिया में। The worst devastating droughts in Sahel region, south of Sahara Desert, from 1967 to 1707 is one such variability. और 1930 में क्या हुआ, ड्रॉट्स आपका आए ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपका बहुत सारे देखे हैं हमने। पीपल टेल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। तो लोग बता ही रहे हैं आपका हमको कि कैसे क्लाइमेट चेंज आपका बहुत बड़ा इशू है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि इवन यूरोप जैसी कंडीशन में, जहां पर जैसे रशिया, साइबेरिया, बहुत ही ठंडे इलाके, उन इलाकों में भी आपका वार्मनेस आई है, वेट हुए हैं, कोल्ड एंड ड्राई पीरियड्स देखने को मिले हैं। सिग्निफिकेंट एपिसोड वर द वार्म एंड ड्राई कंडीशंस इन द 10th and 11th century व्हेन द विकिंग्स सेटल इन द ग्रीनलैंड। इसके बाद यूरोप विटनेस क्या करता है, छोटा सा लिटिल आइस एज भी आपका देखने को मिला फ्रॉम 1550 टू 1850 एंड रोम अबाउट 1885 टू 1940। वर्ल्ड टेम्परेचर शोट एंड अपवर्ड ट्रेंड्स, धीरे धीरे कर आपका जो है बेसिकली टेम्परेचर राइज होने लग गया। उसके बाद अब कॉजेस क्या क्या हैं इसके, बहुत सारे कॉजेस हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज के आपका कई सारे कॉजेस, जैसे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल कॉज आपका देखोगे तुम, तो एस्ट्रोनॉमिकल कॉज में आता है जैसे सोलर आउटपुट, जो कि आपका सन स्पॉट वगैरह एक्टिविटीज हैं वो। फिर सन स्पॉट्स आर डार्क एंड कूल पैचेस ऑन द सन। अब जैसे ये सन है, तो सन पे आपका जो है बेसिकली लगातार बम्बार्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन वगैरह, हीलियम वगैरह की आपका जो है फ्यूजन्स हो रहे हैं। फ्यूजन्स आपका होंगे तो वो जब वो नीचे गिरेंगे तो वहां पर डार्क स्पॉट दिखाई देंगे, विच इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइक्लिक मैनर।
according to some meteorologists, when the number of sunspot increase, cooler and wetter weather and greater storminess occur. और जब वो डिक्रीज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, एसोसिएटेड विद वार्म एंड ड्रायर कंडीशन. ये क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है कि जब जब सन के सन स्पॉट्स डार्क होंगे एंड कूल होंगे तो वहां पर कैसी कंडीशन होगी, और जब वो इंक्रीज होंगे तब क्या होगा, और डिक्रीज होंगे तो क्या होगा. तो ये दोनों आपका कंडीशन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है. क्लियर है इतनी बात. ऐसे ही अनदर एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी इज मिलनकोविच ऑसिलेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, स्कूल वाले टीचर इसको बहुत देते हैं. विच इन्फर्स साइकिल इन द वेरिएशंस इन द अर्थ ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड द सन. तो जो एक साइकिल आपका चलती है, जो एक आपका पूरा सर्कुलेशन देख रहे हैं हम अर्थ का, किसके, सन के अराउंड, उसमें जो वेरिएशंस है, द बॉबलिंग ऑफ अर्थ एंड द चेंजेस इन द अर्थ एक्सियल टिल्ट. तो अभी जैसे तुमने कभी कभार न्यूज में अभी सुना होगा कि अर्थ का जो टिल्टेशन है वो आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो वो जो अर्थ टिल्टेड है ना 23 डिग्री एंड हाफ पर, वो जब चेंज होती है उसमें कुछ आपका ऑसिलेशन चेंज होते हैं. तो जो एक रेवोल्यूशन है सन के अराउंड, उसमें भी आपका क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं. और उसी चेंजेस की वजह से आपका क्या होता है, एक बेसिकली आपका थ्योरी निकल कर आती है जिसको कहते हैं मिलनकोविच ऑसिलेशन. इसकी वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन विच इन टर्न माइट हैव बियरिंग ऑन द क्लाइमेट. तुम्हें पता है जितनी आपका लाइट आ रही है, इंसोलेशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा. वोल्केनिज्म इज कंसिडर्ड एज अनदर कॉज. एक तो आपका जो बेसिकली मैग्मा है वो लगातार निकल रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी आपका एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं. एंड दीज एरोसोल्स रिमेन इन द एटमॉस्फेयर. एरोसोल क्या है, जो आपका डस्ट आती है, एयर पार्टिकल्स, वो सब जो एरोसोल्स आपका अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं, किससे, वोल्केनो से, वो आपका सस्पेंडेड रहते हैं पार्टिकल के अंदर, जिससे टेम्परेचर आपका क्या होता है, राइज होता है, क्योंकि वो ब्लैक होते हैं और फिर वो आपका क्या करते हैं, हीट को आपका एब्जॉर्ब करते हैं. रिड्यूसिंग द सन्स रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस. अब क्या होगा इससे, जो एक लेयर बनी एरोसोल्स की, उससे क्या हुआ, जो सनरेज एक्चुअली में आपका आनी चाहिए थी वो प्रॉपर्ली आपका नहीं आ पाई, तो वो भी एक आपका क्लाइमेट चेंज का रीजन होता है. इसके अलावा पिनाटोवा एंड एल्कुबिन वोल्केनिक इरप्शन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेल टू सम एक्सटेंट फॉर सम ईयर. अब ये दो आपका रिसेंट वोल्केनो इरप्ट हुए जिनकी वजह से इतना वास्ट डिवास्टेशन हुआ कि जो टेम्परेचर था वो अर्थ का क्या हो गया, गिर गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट of the climate is the increasing trend in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere which is likely to cause global warming. और इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हमको देखने को मिल जाती है. अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस डाउन होगा. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जब ग्रीन हाउस गैसेस आपका बढ़ेंगी, सो एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग लाइक अ ग्रीन हाउस. अब ग्रीन हाउस गैसेज आएंगी तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, और ये जब सारी चीजें आपका देखने को मिलेंगी, सो द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रांसमिट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट एब्जॉर्ब द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग वेव्स रेडिएशन एमिटेड अपवर्ड्स बाय द अर्थ सरफेस. अब वो जो बेसिकली आपका चेंजेस देखने को मिले तो उससे क्या हुआ, जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो सोलर रेडिएशन भी क्या कर रही है, टेम्परेचर को आपका राइज कराने में मदद कर रही है. द गैसेस दैट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स, तुम्हें पता है ना लॉन्ग वेव्स, मैंने आपको तुमको बताया था जब अर्थ रिसीव करती है तो शॉर्ट वेव, जब वापस जाती है तो लॉन्ग वेव, और जो ऊपर आपके गैसेस है वो क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस. द प्रोसेस दैट बॉम्ब्स द एटमॉस्फेयर आर ऑफन कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसकी भी आपका एक डेफिनेशन एक नंबर में तुम्हारे मास्टरनी पूछ सकते हैं स्कूल के अंदर. ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं. ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस कैसे आती हैं, लॉन्ग वेव में आती हैं, शॉर्ट वेव में आती हैं, तुम्हें याद रखना है लॉन्ग वेव वाली आपका बात. उसके अलावा आपका प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं. क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया. अब सुनो, पहली बार जो ग्रीन हाउस आपका बेसिकली टर्म निकल कर आया, यूज्ड इन कोल्ड एरियाज फॉर प्रिजर्विंग हीट. हीट को प्रिजर्व करने के लिए जो ठंडे इलाके हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया गया. ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास द ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आपका दोनों तरफ दिखाई देता हो. टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज ओपेक, टू आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन. इनकमिंग जो आपका शॉर्ट वेव की फॉर्म में, आउटगोइंग लॉन्ग वेव की फॉर्म में. द ग्लास देयरफॉर अलाउज in more radiation and prevents the long wave radiation going outside the glass house. अब वो जब ग्लास हाउस है तो उससे जो आपका बेसिकली बाहर जाने वाली लॉन्ग वेव्स हैं उनको प्रिवेंट कर रहा है उससे.
कॉजिंग द टेम्परेचर इनसाइड द ग्लास हाउस, उस ग्लास हाउस के अंदर। जैसे इग्नूस देखे हैं तुमने, इग्नूस के आपका बाहर का टेम्परेचर कभी देखना, और जो उसके अंदर इग्नूस होते हैं जो आपका बेसिकली बर्फीले इलाकों में हम घर बना के रहते हैं, तो जो उसके हीट रेज आ रही होती हैं वो अंदर का टेम्परेचर क्या रखती है, उसके वार्म रखती है, और जबकि बाहर देखोगे तो बर्फ ही बर्फ, भयंकर ठंड है ना। एंड व्हेन यू enter a car or a bus during summers where window are closed you feel more heat and outside। अब ये भी तुमने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम कभी कभी आपका ऐसा हुआ कि तुमने गाड़ी पार्क कर दी आपका किसी पार्किंग में, तुम पिक्चर देखने गए मम्मी पापा के साथ, और तुम पार्क करके चले गए दोपहरी में, बिल्कुल एकदम कड़ाके, बिल्कुल जून की आपका गर्मी पड़ रही है, और फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही तुम आपका वहां पे पहुंचे, अब तुम आए बाहर से निकल के, और भाई साहब जैसे ही आपका तुमने खोला दरवाजा, हा पापा अब मैं एसी चलाऊंगी, पापा अब मैं एसी चलाऊंगा। क्यों चलाऊंगा? क्योंकि मैं आपका बहुत ही फ्रेजाइल हूं, मैंने आपका गर्मी नहीं देखी है। बेटा तब तुम गर्मी नहीं देखते हो, तभी तो तुम फिर बेहोश हो जाते हैं क्लास में, स्कूल में गिर गए। मैं क्यों गिर गया था मम्मी, आज मैं बेहोश हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने तो कभी गर्मी देखी नहीं है, मुझे तो आपने एसी में ही रखा है। यही तो दिक्कत है बेटा, है ना। यू लाइकवाइज ड्यूरिंग विंटर द व्हीकल्स विद क्लोज डोर्स एंड विंडोज रिमेन वार्मर देन द टेम्परेचर आउटसाइड। अब गर्मियों में तो, ठंडों में ये काम बहुत बढ़िया है कि अंदर का टेम्परेचर एकदम गरम गरम, बाहर का एकदम ठंडा। जैसे अंदर जाते हैं घर में ही, जैसे तुम शाम को जाते होगे कभी ठंड में, अभी है ना, अब ठंड में घर में अंदर घुसे और भाई साहब घर के अंदर क्या गर्मी आ रही है, मौज, और रजाई के अंदर घुसते के साथ ही तो बिल्कुल तुम्हारा वाला हिसाब है। आज मैंने रजाई ओढ़ ली है, अब मेरा काम है मैं सिर्फ सोऊंगा, और जब मैं सोऊंगा तो मैं सोता हूं क्योंकि मैं हूं सोतड़ू, ठीक है। हाँ, और फिर हम सो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में जो कुछ आपका बेसिकली गैसेस हैं, उसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन CH4, समझ रहे हो मेरी बात। एक तो ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। उसके बाद ओजोन O3, और O3 भी आपका सोलर रेडिएशन की वजह से फर्दर टूट जाती है O2 + O के अंदर, ये टूट जाती है फर्दर। The effectiveness of any given greenhouse gas module will depend on the magnitude of increase in the concentration, its lifetime in the atmosphere and wavelength of radiation that it absorb। तो बेसिकली आपका क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी गैसेज आपका एब्जॉर्ब कितनी कर रही हैं, उन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सबसे इफेक्टिव आपका मानी जाती है किस चीज के अंदर, ये सबसे इफेक्टिव मानी जाती है आपका जो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या जिसकी वजह से हमारे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और इसी से क्या होता है, ओजोन एक लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है, विच एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। याद आ गया, कहां पर? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जो कि बहुत इफेक्टिव है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमको बचाने में, व्हेन इट प्रिवेंट्स इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर। अब इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखना है तुम्हें, जो कि ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर बहुत लंबे समय के लिए, और फिर क्या होता है, जो आपका रिकवर करते हैं एंड चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन कौन सी गैस का देखने को मिलता है, तो वो जो देखने को मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का देखने को मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर आ गई छोटू, चटर पटर लोग, क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब चटर पटर सुनो, इधर सुनो। द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स मेनली फ्रॉम, कहां से आता है? एक तो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा फ्यूल कंबंशन, जो ऑयल है, जो गैस है, जो कोयला है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एंड ओशियन आर द सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जैसे ज्यादा पेड़ लगाने को क्यों कहते हैं तुमसे? इसीलिए कहते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डंप किया जाए। अगर तुम देखोगे तो ओशियन से उसमें डंपिंग आपका हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। फॉरेस्ट यूज्ड CO2 इन देयर ग्रोथ। अगर तुम आपका देखोगे तो जहां पर CO2 आपका देखने को मिलेगी तो वो किसके? फॉरेस्ट की आपका ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो जाती है। एंड सो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज ऑल्सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब जैसे जैसे तुम पेड़ काटोगे तो पेड़ काटने से क्या होगा, अमाउंट ऑफ CO2 आपका बढ़ेगा, और उससे फिर आपका जो है बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज और बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो फिर बेटा तुमको पता ही है, द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट चेंजेस इन द सोर्सेज टू सिंक इज 20 to 50 ईयर। भाई साहब ऐसा नहीं है कि रातों रात आपका चेंजेस हो रहे हैं, लंबा समय है, 20 से 50 साल तक का। एंड राइजिंग अबाउट 0.5% एनुअली। अब तुम सोचो कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आपका रोकने के चक्कर में हैं।
और ये तो 2 डिग्री से आपका ऑलरेडी आपका राइज कर चुका है। तो तुम सोच लो कि अगर 0.5% एनुअली इंक्रीज कर रहा है तो कैसा भयंकर टेम्परेचर हो सकता है आने वाले सालों में। डबलिंग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर एस्टिमेटिंग द चेंज इन क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जब बेसिकली आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था ना बहुत सारे देशों के अंदर, अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उससे पहले अर्थ का टेम्परेचर कैसा था, उस टाइम पे एफोरेस्टेशन वगैरह कैसा था, उसी से हम आज के जमाने के बहुत सारे इंडेक्स निकालते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कैसे आज का जो आपका क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस तरीके से आज एग्जिस्ट कर रही है, पहले कैसे आपका एग्जिस्ट करती थी। ये एक पैरामीटर है जिससे हमें पता लग जाता है। क्लियर है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो हमारी ही लालच है, लालची लोग हैं हम, समझ रहे हो मेरी बात? तो जो लालचीपन है हमारे अंदर वो बहुत भर गया है और उसी आपका ह्यूमन एक्टिविटी का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। और इसी से क्या होता है, इसी से जो आपका हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में आपका क्या होगा, इसमें तुमको आपका देखने को मिलेंगी ओजोन, और जब ओजोन देखने को मिलेगा तो ओजोन फर्दर आपका O2+O में टूटेगा, और जब ये O2+O में आपका टूट जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं, और जो राइज होगा, राइज क्या होगा, जो राइज होगा अब बेसिकली टेम्परेचर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपका जो क्या हो जाता है, जैसे धीरे धीरे आपका ड्रिफ्ट होंगी तो स्ट्रेटोस्फेयर डिस्ट्रॉयज द ओजोन एंड द लार्ज डिप्लेशन ऑफ ओजोन अकर्स ओवर एंटार्क्टिका। कहां पर देखने को मिलेगा, एंटार्क्टिका में। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन कंसेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड एज ओजोन होल। तुमने कई सालों पहले आपका सुना होगा, अब तो वो फिर भी आपका थोड़ा कंपैरेटिवली भर गया है कि ओजोन लेयर के अंदर छेद हो गया है। बेटा वो छेद नहीं हो गया, वो आपका हमारी ही लालचीपन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस बढ़ रही हैं, मीथेन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया, उसी की वजह से आपका ये देखने को मिला। दिस अलाउज द अल्ट्रावायलेट रेज टू पास थ्रू द ट्रोपोस्फेयर। और फिर जो आपका बेसिकली सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो डायरेक्टली कहां एंटर करती हैं, वो सीधे आती हैं आपका अर्थ की तरफ। इंटरनेशनल एफर्ट्स बहुत सारे किए हैं हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये, बेटा तुमने आपका अगर पढ़ लिया ना, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बोल रहा हूं, जब तुम कभी तुम में से आपका कोई बंदा बेसिकली तैयारी करेगा ना आपका यूपीएससी या बाकी आपका एग्जाम में, तो तुमको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आएगा। जैसे अर्थ समिट हुई थी ना 1992 में, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1992 में अर्थ समिट आपका हुई है। ऐसे ही बेसिकली इन ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल सामने आया था जिसका नाम था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ये बात तो इसकी 1997 में हो गई थी, बट ये इफेक्ट में कब आया, 2005 में। क्यों आया, इसको 141 देशों ने आपका रेक्टिफाई किया, मिलके बैठ के बात की, और उन्होंने बोला कि 35 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशन बाय 2012 to 5% एंड लेस देन द लेवल प्रिवेलेंट इन द ईयर 1990। तो इसको कम करना है, और जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह निकल रही हैं और जो ये बेसिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको क्या करना है, इसको कम करना है। इसीलिए सुन रहे हो, इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको एक टारगेट बताता हूं, बाय 2070 इंडिया को क्या करना है, इंडिया को अपना कार्बन एमिशन क्या करना है, कार्बन एमिशन आपका जीरो करना है। क्या करना है, कार्बन एमिशन जीरो करना है। जैसे अगर रेलवे का देखोगे तो 2030 तक का है टारगेट, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही 2070 तक आपका कार्बन एमिशन जीरो करना है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएसए वगैरह है, उसके अलावा बाकी कंट्रीज हैं, उनके टारगेट हैं बाय 2050। ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन वगैरह में आपका बहुत आते हैं। कार्बन एमिशन जीरो करने का मतलब ये नहीं कि हम निकालना ही बंद कर देंगे, हम कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे, बट जितना निकालेंगे उतना आपका ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे। जैसे आज के जमाने में हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, और जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जिससे जो हमारा आपका कार्बन एमिशन है, कोयला निकाल रहे हैं, जो हम अभी तक आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन हाउसेस गैसेस या फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, इनको आपका क्या करना है, समय के साथ कम करना है। समझ में आ गई इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर मे इन द लॉन्ग अर्थ वार्म द अर्थ। और मैं तुमको बता रहा हूं कि ये आपका जो हीटिंग टेम्परेचर होगा, इससे बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। इट विल बी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर हमने अभी नहीं रोका ना, तो आने वाले समय में आपका मार ही खाते रहेंगे।
द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मे बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, सब जगह एक जैसा, एंड उसके एडवर्स इफेक्ट आपका दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा, इट विल इफेक्ट द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, राइज इन द सी लेवल बढ़ा तो क्या हुआ, बहुत सारे आइलैंड्स आपका बेसिकली सिंक, और जब आइलैंड सिंक, तो आइलैंड सिंक होने से क्या हुआ, निकल ली आधी जनता। इसके बाद क्या होगा, जो आइस कैप्स हैं एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी मे इंड्यूट लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया एंड आइलैंड लीडिंग टू सोशल प्रॉब्लम। दिक्कत आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा आपका सीरियस कंसर्न हुए वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, और इसके साथ एफर्ट्स हमने लिए। Let us hope the world community depend on the challenges and adopts a lifestyle that leaves behind a livable bird for the generation। अब हम बेसिकली ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में आपका बेसिकली ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं, ऐसे काम करें, ऐसी ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करें, जिससे हमारा जो समय है, एक वर्ल्ड कम्युनिटी है, वो अच्छे लेवल पर आपका बनी रहे। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद एनुअल एवरेज नियर सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज 14 डिग्री सेल्सियस, लगभग आपका जो है बेसिकली इतना देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एंड द ग्रेटेस्ट वार्मिंग ऑफ द 28th सेंचुरी वॉज ड्यूरिंग द टू पीरियड्स, एक तो 1901 से 1944, 1977 से 1999, ये जो थे ये सबसे ग्रेटेस्ट वार्मिंग ईयर्स आपका जो है जाने गए हैं। दिस टू पीरियड ग्लोबल टेम्परेचर रोज अबाउट 0.4 डिग्री सेल्सियस, तुम समझ रहे हो। और आज तो हम आपका ये देख रहे हैं कि भाई साहब अब आने वाले समय पर 1.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे राइज कर रहा है, तो भयंकर आपका लेवल देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो। एंड देयर वाज अ स्लाइट कूलिंग विच वाज मोर मार्क्ड द नदर्न हेमिस्फीयर, इसके हिसाब से आपका नदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा वापस आपका रिवाइव कर गया। द ग्लोबली एवरेज्ड एनुअल मीन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी was about 0.6 डिग्री सेल्सियस, above that recorded at the end of 19th century। और फिर 7 वार्मेस्ट ईयर जो आपका हुआ 1856 से 2000 were recorded in the last decade। 1998 was the warmest year, probably the only 20th century but also for the whole millennium। इससे ज्यादा आपका जो बेसिकली देखोगे तुम तो गंगोत्री श्रिंकिंग, ऐसा कोई भी ग्लेशियर नहीं है जो आपका पिछले 10 सालों में आगे की तरफ बढ़ा हो, सारे ग्लेशियर आपका पीछे की तरफ जा रहे हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है वो श्रिंक कर रहा है, एयर पॉल्यूशन आपका बढ़ता जा रहा है, यमुना जो है उसमें आपका बहुत सारे झाग दिखाई देते हैं, जहर बन गया है वहां का पानी, वार्मिंग, आर्कटिक ग्लोबल वेदर आपका कम होते जा रहे हैं, अंटार्कटिक आइस आपका कम होती जा रही है। ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपका क्या कर रहे हैं, जो कि आपका बहुत सारी चीजों को खत्म कर रहे हैं। अब तुम सुनो, मैंने क्या किया है, मैंने आपका जो बेसिकली जो तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया है उनके कुछ आपका यहां पर चार्ट्स भी लगाए हैं, और ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के आपका चार्ट्स में मैपिंग के हिसाब से समझाने की कोशिश की है, और यहां पर मार्क भी किए हैं। जैसे ये कोल्ड करंट वगैरह आपका जैसे दिखाई देगा तुमको, कैलिफोर्निया करंट ये कोल्ड करंट है, पेरूबियन करंट ये कोल्ड करंट है, ठीक है। इसके बाद आपका बेंगुला करंट ये कोल्ड करंट है, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये कोल्ड करंट है। तो ऐसे कोल्ड करंट आपका कहां कहां पर है और किसकी वजह से आपका कौन सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये मैंने मार्किंग की है, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपका जो विंड है, जैसे सिरक्को विंड है, ये क्या करती है, ये आपका बेसिकली इसको ब्लड रेन के नाम से भी जानते हैं, इटली में आपका ब्लड रेन करती है। फिर ऐसे ही जो वार्म टेम्परेट वगैरह है कहां कहां पर है, तो मैंने इसके मार्किंग आपका तुमको लगाए हैं। इनको प्लीज 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 जब तुम पढ़ो ना आपका स्टार्टिंग वाले जो फेज हैं जहां पर वार्म टेम्परेट ट्रॉपिकल, तो इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका तुमको क्या हो जाए, तुमको एक समझ बैठ जाए कि तुम्हें क्या क्या आपका बेसिकली जगह देखनी है और कौन कौन सी आपको कोई विंड वगैरह है तो वो समझ में आती जाए। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो इनमें से सबसे ज्यादा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बहुत ज्यादा चर्चा कर आया हूं मैं। इसके अलावा द टाइप ऑफ क्लाइमेट पोर्ट्रेट बाय द प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका दिमाग में जा रहा है, कोल्ड वाला वेदर, और फिर तुंद्रा वेजिटेशन, कैपिटल टी, नहीं सर एफ, नहीं सर एफ, तो यहां पर ये दिखाई देगा। इसके अलावा फिर आपका जो है बेसिकली कौन से पीरियड में आपका क्लाइमेट वाज नॉट वार्म, तो तुम्हें मैंने सारे पार्ट बताए हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, इसमें तो वार्म था, सिल्यूरियन, अब कौन से वाले में नहीं था, तो हरिकेनियन, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस दैट द रिजल्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल गैसेस टू रूमिनेट्स, तो अब इसमें कहां पर सबसे ज्यादा आपका मीथेन CH4 अभी बता कर आया हूं, ठीक है। इसके अलावा विच टू क्लाइमेटिक वेरिएबल्स आर यूज्ड कोपन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट, तो तुम्हें आपका पता है कौन कौन से, एक तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से आपका डेटा कलेक्ट किया और फिर क्लाइमेट को समझाया, और फिर पूरा समझाकर कॉपन भाई साहब ने आपका जो है बेसिकली एक तो वेजिटेशन को समझा दिया और वेजिटेशन के साथ साथ आपका क्लाइमेट को समझा दिया, और इसको मार्क किया कैपिटल
और आपका जो है बेसिकली स्मॉल लेटर से। इससे क्या हुआ, इससे आपका जो है पूरी एक साइकिल आपका हमको समझ में आ गई। इसके बाद लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके बारे में भी आपका लिख के रखा है, अमेजॉन बेसिन वगैरह के बारे में। वुड प्रिवेल इफ द सन स्पॉट्स इंक्रीज, अगर सन स्पॉट इंक्रीज होंगे, मैंने अभी कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो सकता है, और सन ड्रॉप अगर आपका बढ़े तो क्या हो सकता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, दोनों आपको पता होने चाहिए, है ना, उनकी लिस्ट भी आपका पता होनी चाहिए। जैसे ग्लास वाला एग्जांपल मैंने तुमको दिया था कि भैया अगर तुम आपका समर्स के टाइम पर जाओगे गाड़ी के अंदर तो भपका मार रहा होगा, गर्म होगी अंदर से, बाहर से आपका जो है बेसिकली पहले ही गर्म है, बट विंटर्स के टाइम भी अगर तुम गाड़ी के अंदर जाओगे तो तुम्हें गर्म दिखाई देगी, जबकि बाहर से वो क्या है, ठंडी है, ठीक है। और वो इग्नू वाला एग्जांपल दिया, वो भी हो गया। इसके अलावा टेम्परेचर इनसाइड क्या हो जाता है, वार्म, और बाहर कैसा है, ठंडा, ठीक है। गैसेस कौन कौन सी हैं वो भी तुमको आपका देख लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस आपका क्या है, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस को आपका समझ सकते हो तुम, एक लिस्ट आपका बनानी है। इन ग्रीन हाउस गैसेस में आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपका मीथेन CH4, फिर आपका जो है बाकी गैसेस जो तुम्हें देखने को मिलेंगी वो पूरे आंसर में लिखोगे, कैसे कैसे इंपैक्ट हो रही हैं। एक तो लोकेशन के बेस पर आपका इंपैक्ट हो रही है, उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है उसके ऊपर डिपेंड हो रही है, और ऐसे ही आपका क्या हो जाएंगी, ये पूरी इंपैक्ट हो जाएंगी। फिर क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट के ऊपर आपका लिखिए, तो टेम्परेट क्लाइमेट के ऊपर आपका पूरा तुमको एक आंसर लिखना है। और इसके अलावा जब तुम टेम्परेट क्लाइमेट के ऊपर आंसर लिख दोगे तो फिर तुम्हारा यहां पर चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में, बट इस चैप्टर को प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। चैप्टर बहुत ही आसान है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद कभी कभी अर्थ समिट भी पूछ लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं वो पूछ लेते हैं, गैसेस पूछ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो भी पढ़िएगा। और कॉपन का क्लासिफिकेशन जरूर पढ़कर जाइएगा, पेपर में अलग अलग जगह के नाम, अलग अलग मार्किंग्स आपका तुम्हारे पेपर में आ जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अच्छी नोट पर समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा, अपना प्यार बरसाते रहिए और बताते रहिए कि क्या क्या चीजें आपको जो है पसंद आ रही हैं। अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज उसके नोट्स भी बनाते चलिए और इंस्टाग्राम पे टैग करते चलो, ताकि मुझे पता लगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और जारी है तुम्हारी पढ़ाई। टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, this year is going to bring a tremendous change in your life and you will rock, you will bring a change in your family as well as in your life. Stay happy, stay blessed, keep rocking. Jai Hind.